मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सभी मुस्कुराती सुबह के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत ईद मुबारक मुस्कुराती सुबह की जानिब से। और बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और कैसे आप लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की, क्योंकि ये सेलिब्रेशन होती है। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कुछ मतलब फ्लावर्स और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हमने चाहा कि ईद, क्योंकि मुस्कुराती सुबह की ईद आप लोगों के साथ हमने आज मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो 1 के ऊपर डिफरेंट ईद स्पेशल डे प्रोग्राम चल रहे थे और बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पर प्रोग्राम्स में गेस्ट भी आए और हमने आपके साथ एंजॉय भी किया। लेकिन आज जो है मुस्कुराती सुबह ने एक हमने कोशिश की है कि हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी जो है हम लोग ईद आप लोगों के साथ मनाएं और आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लें। और हम लोगों ने आज बहुत प्यारे गेस्ट भी बुलवाए हैं। लेकिन मैं हमेशा, क्योंकि मुस्कुराती सुबह में जब भी मैं आती हूँ तो एक खूबसूरत सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो है वो ये मैसेज है, क्योंकि ईद का त्यौहार था और ईद का त्यौहार जब होता है तो हम अपने बच्चों को एक खूबसूरत सा मैसेज ये देते हैं कि हम अपने बड़ों से मिलने जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जब शादी हो जाती है लड़कियों की तो वो अपने मैके में जाती हैं, अपने माँ बाप से मिलने जाती हैं। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं, जैसे एक साथ जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, ताए चाचा और मामू और ये सारे जो एक रिलेशन्स होते हैं सबके, ये बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और ये ऐसे रिश्ते होते हैं जब आप ज़रा एज कुछ थोड़ी एज क्रॉस करते हैं तो ये बचपन की बातें बहुत याद आती हैं। मुझे कभी कभी अपना बचपन जब याद आता है तो मैं आप बच्चों को देखती हूँ तो वो एक खूबसूरत सा एक ऐसा मोहब्बत वाला रिश्ता होता है सबके साथ कि जब आप छोटे छोटे होते हैं तो वो ईदी लेने का एक खूबसूरत सा एक वो होता है, मतलब एक वक्त होता है बड़ा खूबसूरत। और एक वक्त होता है आपको ईदी देनी पड़ती है ये भी वक्त होता है, ये बहुत बुरा वक्त होता है ये कुछ अच्छा नहीं होता कि आपके हाथ से ईदी जा रही होती है, लेकिन जब आ रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी एक खूबसूरती है हमारे मुसलमानों के त्यौहार में। और हर मुल्क में एक डिफरेंट तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब मैं छोटी थी, बात कर रही थी कि छोटी थी तो मेरे पास एक पर्स होता था और फिर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, फिर मैं ज्वेलरी पहनना, खूबसूरत कलरफुल ड्रेसेस पहनना, ये सब बहुत याद आते हैं रियली। और ख़ास तौर पे जाके पॉपकॉर्न, आइसक्रीम ये खाना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी खूबसूरत कि वो राइड्स लेना, वो जो है ना वो बार बार वो उस वक्त जो है हम लोग जो राइड्स लेते थे और ऊँट पे बैठना, ये सारी इतनी खूबसूरत यादें हैं ना। जब मैं याद करती हूँ तो मेरे ख्याल में जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे वो ख़वातीन जिन्होंने ये वक्त गुजारा होगा तो वो ज़रूर कह रहे होंगे कि वाकई में सभी बहुत याद आता है ये खूबसूरत वक्त। और मैं अल्लाह पाक से कहूँगी, अच्छा फिर वो एक और बात है कि जब हम लोग ये सब वक्त गुजारते हैं और रात को ख़ास तौर पे वो मेहंदी लगाना और सुबह उन लड़कियों को जला जला के बच्चियों को दिखाना कि देखो मेरे हाथ में ये मेहंदी लगी हुई है, तो ये एक ऐसे मोमेंट्स हैं जो हम नहीं भूल सकते। और मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ सबसे खूबसूरत जो है ना वो ये कि हम अपने मामू के घर जाना और अपने नाना के घर जाना और अपने खालाओं से मिलना। तो अब कितनी ऐसे उनमें वक्त है जो अभी उनमें हमारी एक खाला नहीं रही, और इस तरह आप लोगों में भी। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को संभाल के रखें। किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि अल्लाह पाक आपके तमाम गुनाह बख्श दे, तो आप दूसरों को गुनाह, तमाम लोगों की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ कर दें और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलें। क्योंकि जब आपकी औलाद होती है तो आप उन सब के साथ आप उनको मैसेज देते हैं कि बच्चों मिल के रहो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ों को बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। ईद सेलिब्रेशन का ये मैसेज है कि आप लोग मिल के रहें, क्योंकि ये जो मैंने वक्त पुराने याद किए ये वापस नहीं आ सकते, ये वक्त कभी भी आपके पास लौट के नहीं आएगा, क्योंकि कि जो वक्त होता है वही सबसे खूबसूरत होता है। तो इस वक्त को या इस लम्हों को, इन तमाम लम्हों को अपने फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ
अपने जितने आपके रिलेशंस क्लोज हैं उन सब के साथ अच्छी तरह एंजॉय करें, मज़े करें, मौज मस्ती करें। और ईद का त्यौहार, जो छोटी ईद होती है, जो इतनी प्यारी होती है, मीठी ईद होती है। और मीठी ईद में हमने जो है वो बहुत, आपने देखा होगा मीठी ईद में जो सेलिब्रेशंस होती है, जब आप किसी के घर जाते हैं या अपने घर में भी अक्सर आपने देखा होगा, चाहे कोई आए वो तो ऑफ कोर्स लोग आते हैं, लेकिन आप लोग ईद के त्यौहार में शीर खुरमा बनाना और खीर और कस्टर्ड और चाट और बहुत सारे लवाजमात होते हैं। जब भी आपको कोई सलाम करने आता है तो ऑफ कोर्स मैं तो बहुत दफ़ा लेके जा चुकी हूँ, मेरे वाले सब ये सब चीज़ें रात को प्रिपेयर्ड होती हैं। सुबह हमारे वाले साहब को जो भी मिलने आता है तो हम ऑफ कोर्स उनके आगे जाके ये मीठा रखते हैं और मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनको वेलकम करते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर और जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं या जहाँ जहाँ ईद मनाई जाती है, अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें इसी तरह नाजिल फरमाएँ। और अभी क्योंकि हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं, क्योंकि मुस्कुराती सुबह में ईद हम आज उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं अगेन आपके पास और अब हम बात करेंगे, हम ऐसे मैंने कहा ना कि हम आज जो ईद सेलिब्रेट उनके साथ करें जो वैसे ही ईद पे इतने बिजी थे लोगों के लिए काम करने में, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप कुछ नेकी करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नेकी करें तो दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को ना पता चले। तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग अल्लाह पाक उनको मुकर्रर करता है कुछ अच्छे काम के लिए। हर किसी के अंदर ये बात नहीं होती और हर बंदे में ये एबिलिटी भी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह पाक मुंतखब करता है अच्छे कामों के लिए इनमें। और हम बड़े प्राउड से कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं और उनको देख के अगर कोई आगे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी NGO जो है, डिफरेंट NGOs हैं, लेकिन उन पर्सन ने जिनके मैं अभी नाम लेने वाली, बड़ा सरप्राइज़ है। ईद स्पेशली हम उनको बुलवा के उनके साथ मना रहे। मुस्कुराती सुबह जो है, हम ये समझती है कि वो बंदा बहुत डिज़र्व करता है। और वो बंदा कौन है? जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, JDC ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोनों हाथों से अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, क्योंकि नो डाउट आप बहुत डिज़र्व करते हैं। और मेरे पास अल्फाज नहीं थे, हम जब सेलेक्ट करे थे कि मुस्कुराती सुबह में ऐसे किस पर्सन को बुलवाया जाए। होते हैं सेलिब्रिटीज़ और बहुत हैं, लेकिन हमने कहा एक पर्सन है जो इतना पूरे रमज़ान, बल्कि आप तो मेरे ख्याल में जब से JDC में आए हैं आपने बस क्या है, रोज़ाना एक तीर मार देते, रोज़ाना एक रॉकेट छोड़ देते, ऐसे आपने क्या सोच के इसको प्रेजेंट किया सर? अब आप देखें, हमने तो बस ये सोच के इदारा तरतीब दिया था, ये बनाई थी NGO 2010 में कि हमने देखा, नोट किया कि हम सुनते थे अपने वालिदैन से कि इस यहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं या ये सेंटर जो है जहनी माजूर, जहनी मरीज़ लोगों का है, और कुछ इस तरीके से वहाँ की तस्वीर दिखाई जाती थी कि मतलब शायद कोई डरावनी जगह है या कोई खौफज़दा कर देने वाली जगह है या कोई। तो हमने कोशिश की कि उन तमाम कामों में, तमाम शोबों में हाथ डालें और लोगों को उसके करीब लेकर आएँ। यही वजह है कि हमने 2010 में जब सैलाब आया इस इदारे को तरतीब दिया और इसका नाम जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल रखा। डिज़ास्टर में हम काम कर रहे थे। 2010, 11, 12, 13 की दहशतगर्दी कराची में बहुत ख़तरनाक थी। रोज़ाना की बुनियाद पे ज़बान और मज़हब के नाम पे 10 से 12 लोगों की किलिंग और फिर धमाके और सानहात। तो फिर हमने उसी दहशतगर्दी को भी डिज़ास्टर में काउंट किया और हमने कोशिश यही की कि हम जहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं वहीं उनको रिलीफ फराम किया जाए। ज़बरदस्त। और अगर किसी का घर जल गया है तो उसके लिए घर का अरेंजमेंट करें, अगर उसके फर्नीचर जल गया उसका अरेंजमेंट करें, अगर कोई भी मुसीबत उसके साथ पेश आई है तो उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जा सके। और फिर उसके बाद फ्री IT सेंटर्स, एम्बुलेंस सर्विस, मैयत बस सर्विस, फ्री एजुकेशन सेंटर, फिर उसके अलावा हीट स्ट्रोक के कैंप, हीट स्ट्रोक अवेयरनेस कैंप, और उसके बाद फिर जोसेफ कॉलोनी का सानहा और पेशावर चर्च ब्लास्ट, और मतलब इन तमाम शोबों में काम करते रहे। और इसी दरमियान 2011 में हमने नुमाइश औरंगी पर JDC दस्तरखान की बुनियाद रखी थी और उसका मकसद भी यही था कि जो लोग, एक कॉन्सेप्ट था कि ज़मीन पे बैठा के खिलाएं थाल में, और तो हमने उसको ख़त्म किया। हमने कुर्सी टेबल लगाई, वेटरों का इंतज़ाम किया, कोई भी मुसाफिर आए वहाँ खाना खाए, और हमने वहाँ सदक़े खैरात का कोई स्टिकर नहीं लगाया और वाज़े लिख दिया ये खाना किसी हर मुसाफिर के लिए, सदका खैरात यहाँ पर ना लेते हैं और ना खिलाते हैं।
फिर उसी सिलसिले पे काम बढ़ता गया। फिर रमज़ान की सहरी अफ्तारियाँ और गुलिस्तान जौहर में भी वैसे ही सेंटर लगा दिया, तंदूर लगा दिए, तो ये सिलसिला चलता जा रहा है। आपने मैं यह सोच रही थी जब आपका इंट्रोडक्शन बात हुई तो मैंने कहा मैं तो इनके बारे में इतने सारे कहाँ से अल्फाज लेकर आऊँगी, जब मैं बोलना शुरू करूँगी कि ज़फ़र अब्बास साहब के बारे में बोलना पड़ रहा है तो जब वो बहुत सारी चीज़ें आई मैंने कहा मैं कहाँ से बोल सकती हूँ, ये तो मेरे ख्याल में मैं इंट्रो में ही बोलती रहूँगी, तो फिर ज़फ़र अब्बास साहब क्या बात करेंगे। तो अच्छा, आपके साथ माशाल्लाह आपकी टीम भी मौजूद है, JDC की फाइनेंस सेक्रेटरी मुस्तफ़ा है और ये फसी है माशाल्लाह। ये बिकॉज न्यू जनरेशन अगर ऐसे कामों में आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। असल में काम जो है वो करना इसी यूथ ने करना है, और अगर हम अभी उसी सिस्टम का हिस्सा बने रहें कि हमारे पास 70 साल और 75 साल के लोग हों, वो किसी भी साने के बाद सोचें, फैसला करें, मीटिंग बुलाएं, इजलास बुलाएं, फंड्स अरेंज हों, तो उतने दिन में तो महीना गुजर जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जोसेफ कॉलोनी में ब्लास्ट हुआ है या पेशावर चर्च ब्लास्ट हुआ या साना अब्बास टाउन हुआ, और जितनी देर में वाक़या हुआ उसके बाद विदिन 10 मिनट्स हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है जो वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। इसी दरमियान फ़ैसला हो रहा है ज़ख्मियों को सरकारी अस्पतालों से मूव करके प्राइवेट अस्पतालों में लाना है, आगा खान और लियाकत में, उसके लिए एक बड़ी रकम चाहिए। ठीक है भाई, दे दें। तो अब अगर हम उसके लिए इजलास का इंतज़ार करेंगे तो जितने लोगों की जान बच भी सकती होगी तो वो चली जाएगी। यही वजह है हमारे पास 5000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अदाकार हैं। हमारे जितने ट्रस्टीज़ हैं वो सब यंग हैं। हमारे चेयरमैन शेख मोहम्मद हसन साहब वो यंग हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली याकूबी साहब वो बहुत एक्टिव हैं, और पूरी टीम तकरीबन हमारी सब बहुत एक्टिव है। अच्छा है ना, बहुत मतलब एक अपने अंदर से जो होता है ना, किस स्पार्क होता है, काम करने की जुस्तजू होती है, उस तरीके से काम किया जाए ना तो बहुत अच्छा। और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि बहुत खुशाइन बात लगती है। एक तो हम कहते हैं ना, हम खाने पीने का हम देखते हैं, एक सफ़ेद पोश होता है वो ईजीएस्ट खा भी लेता है कभी कभी तो, लेकिन आप इनको ऐसे एक बड़ा मैंने सुना शुतुरमुर्ग के गोश्त भी खिलाया गया। और एक और बहुत बात अच्छी लगी, मैं अभी इन्हीं दिनों देख रही थी तो इन्होंने उन बच्चों के लिए जो है ईद के लिए ड्रेसेस जो है मतलब कपड़े हैं, जूते हैं, और फिर उनके लिए पूरा फन लैंड टाइप का जो है ना एक बच्चों का प्ले एरिया बना दिया कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हैं, ईद को इंजॉय कर सकते हैं। तो सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी लगवाई हुई थी आपने? कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि हम बनाती है गरीब बस्तियों में, जब वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि गरीब के बच्चे के जिस्म पे कपड़े नहीं हैं नए, बल्कि नए क्या पूरे कपड़े नहीं हैं उसके जिस्म पे, और ईद की खुशियों में उनकी नज़र में तो ईद की कोई अहमियत नहीं, उनकी नज़र में शायद यही अहमियत है कि ईद के दिन लोगों को अच्छे कपड़ों में देख लें और लोगों को रंग बिरंगे झूलों में झूलता हुआ देख लें। तो हमने ये 2013 में अनाउंस किया था कि हर 27 रमज़ान को अब नए सूट और चूड़ियाँ और ये सब चीज़ें जमा करते हैं, और 28 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इस साल हम इस कैंपेन को दस्तरखान पे लिया और हमने वहाँ अनाउंस कर दिया कि जो लोग अपने लिए शॉपिंग करें वो एक सूट मुस्तकीन के लिए 300-400 रुपये का ज़रूर दें, सिलाया। तो खुदा का करना ये हुआ कि 70,000 से ज़ायद सिले हुए सूट आए, और हमारी टीमों ने तकरीबन ईद की सुबह तक बाँटे वो सूट। जिन कंपनियों ने पूरे ट्रक दिए उन्होंने मना किया कि उनका नाम ना आए और उनकी गाड़ी ट्रक ना शो के जाए, तो वो ट्रक एज इट इज़ घुमा दिए गए मुख्तलिफ़ बस्तियों में। एक ट्रक को खाली होने में 2-2, 3-3 दिन लगे, क्योंकि सिलाए सूट थे, लाजमी बात है कम जगह में बहुत ज़्यादा सामान था, और जो हमारे पास रिसीव हुए उसकी बहुत बड़ी तादाद थी। इसी तरह औरतों की चूड़ियाँ हज़ारों जोड़े, एक कंपनी ने 7,500 चूड़ियों के सेट दिए इम्पोर्टेड। इसी तरह कुछ कंपनीज़ ने हमें पूरे कार्टन दिए अनलिमिटेड, मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों ने जो जिस हैसियत में कर सकता था किया। और वो तमाम चीज़ें हमने कोशिश की कराची के वो तमाम इलाके जो गरीब बस्तियाँ थी, चाहे खुदा की बस्ती हो, चाहे मच्छर कॉलोनी हो, केमाड़ी का मज़ाफ़ात हो, कोरंगी के हो, ये सब हमारे अपने ही लोग हैं। बस इसके लिए किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत परेशानी है, और इस वक्त कराची पाकिस्तान में मिडिल क्लास आदमी जो है वो बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है, और लोगों के पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, मोबाइल के कार्ड ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। मिडिल क्लास एक वक्त का खाना छोड़ चुकी है, और मिडिल क्लास के घर में अफ्तारी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अगर कोई शख्स 600 रुपये की अफ्तारी एक दिन में अपने घर में तैयार करवाएगा तो 18,000 रुपये तो अफ्तारी के लिए चाहिए। बिल्कुल तो सही, फिर वो ईद कैसे मनाएगा? बिल्कुल सही, वो अपने बाकी मामला कैसे चलाएगा? बेशक। तो इन सारी मुश्किलात को अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं है।
फिर उठ के आपने कदम उठाना होता है उन सारे महरूम लोगों के लिए जो आपके अपने हैं। अच्छा, आपने शॉर्ट टाइम में सॉरी आपकी बात शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं जो बड़ी खुशाइन नहीं, हमें एक बात है। दिहाई हो गई काम करते ये हुए, बहुत 10 साल हो चुके हैं। आगे चल के जैसे ठीक है आप खाना भी दे रहे हैं, लोगों के जिस्म को भी ढक रहे हैं, बच्चों के जो एक मतलब आप उनको एंटरटेन करने के लिए आपने बच्चों के लिए डिफरेंट ईद के ऊपर भी आपने कर लिया, यानी कि जो त्यौहार आता है आप उनके साथ पूरा उनके साथ शामिल हो जाते हैं, उनको फील ना हो कि हमें किसी ने पूछा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे चल के क्यों नहीं सोचते कि ऐसा होना कि उनका मेन प्रॉब्लम सॉल्व, अब ये भी मैंने देखा आपने राशन भी प्रोवाइड कर दिया, ये तो हो गया ठीक है आपने, लेकिन एक किसी पर्सन के लिए ऐसा होना कि आगे चल के आप लोग उनके लिए जॉब या उनके लिए कुछ ऐसी ज़रूरत रोज़ी प्रोवाइड कर टैक्स दें। कौन ले रहा है? टैक्स टैक्स कौन है? ये आप मुझसे पूछे टैक्स कौन ले रहा जनरल बात है, टैक्स कौन ले रहा है? है? गवर्नमेंट रियासत ले रही है, ऑफ कोर्स। जिम्मेदारी रियासत की है। ठीक है, हम तो चाहते हैं किसी फलाई इदारे की नहीं जरूरत नहीं ही ना सर, पड़े। मैं तो कह रही हूँ आप तो बहुत नहीं अच्छा कर काम सकते, करें। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि मैं कराची के 80 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा, मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं रमज़ान के महीने में लोगों से अपील कर सकता हूँ, जहाँ अपने बच्चों को सूट दिला रहे हो भाई एक इधर भी दे दो, अपने बच्चों को 25,000 का दिला रहे हो, 300 का सिलाया किसी गरीब पे दे दो, दे देगा। लेकिन अगर हम रोजगार पे काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी गरीब आदमी को रक्षा दिलाने के लिए 2.25 लाख रुपए कैश चाहिए आपको। ओह ठीक ठीक ठीक। ठीक है, वो फिर ज़रा उसके बाद वो शख्स रक्षा चला रहा है नहीं चला रहा, उसने रेंट पे दे दिया नहीं दिया, वो सब चीज़ें कौन चेक करता फिरेगा? फिर बहुत मुश्किलात हैं। और मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है, जिसकी माँ अपना जेवर बेच के उसको ग्रेजुएशन करा रही है, मास्टर्स करा रही है, वो बड़े फ़ख्र से टीवी पे आ रहा है जी मैं आमलेट बेच रहा हूँ, पराठे का स्टॉल लगा लिया है। आप जिल्लत का लेवल देखें कि अगर एनईडी का इंजीनियर बच्चा पराठे और चाय बेच रहा है, बर्गर बेच तो ये कोई कमाल नहीं है। ये एक अरसा बेरोज़गार रहने के बाद, मुख्तलिफ कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद, जिसकी माँ बाप ने लाखों रुपए लगा दिए हों, बच्चे ने पूरी ज़िंदगी पोजीशन ली और उसके बाद उसको नौकरी की ऑफ़र 9,000, 10,000, 12,000 या 18,000 या 20,000 हो और उसमें 6,000 पेट्रोल भी शामिल है उसका, तो वो क्या कमाएगा, क्या घर में देगा, क्या अपनी मज़ीद तालीम के अखराजात निकालेगा, या जो भी कर्जा है, तो वो इतनी यानी कि आप इनके कहने का मकसद ये है कि लोग ज़्यादा हैं और सबको रोज़गार प्रोवाइड करना भी काफ़ी मुश्किल है। अच्छा नाज़रीन, आप हमारे दरमियान ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं फ्रॉम JDC। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें, क्योंकि हम लोगों ने आपकी कॉल इसलिए नहीं ली, हम चाहते पूरी कॉन्सनट्रेट होकर हम ज़फ़र साहब की बात सुने। ज़रा हम आपके टीम मेंबर्स के पास जाते हैं। मुस्तफ़ा, कब से आपने मतलब ये जो सारा काम आप साथ में करते हैं, तो इतना टाइम देना, इसके अलावा कोई और भी जॉब करते हैं या सिर्फ टोटल JDC को टाइम दिया हुआ है? साथ में हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, जॉब भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, ठीक है, और ये वेलफेयर वर्क भी करते हैं। माशाल्लाह। और फसी पूरा सिस्टम देख रहे हैं माशाल्लाह। कम एज है बहुत ज़्यादा इनके बच्चों की, और बहुत अच्छे लगता है, मज़ा आता है बहुत, क्योंकि न्यू यहाँ पे बहुत सारी यूथ आपको देख रही है। बिल्कुल मज़ा आता है, और इसी मज़े के तहत हम आज से मतलब काफ़ी टाइम से दिली साथ भी हैं, सुकून, इंशाअल्लाह दिली बिल्कुल सुकून और मिलता है। इंशाअल्लाह भी। अच्छा काम करने के लिए कहते हैं ना, फिर दिल में एक अच्छा ज़फ़र साहब ये होता है कि जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका कोई हमें रिटर्न नहीं हो, जैसे कोई पैसा नहीं दे, कोई अप्रिशिएट, कोई मसला नहीं, लेकिन वो अल्लाह पाक की तरफ से एक रूहानी सुकून नहीं आता इंसान। मैं जिस माशरे में रहता हूं, उस माशरे के अंदर इतना दर्द है, इतनी जिल्लत है, इतनी रुसवाई है, आप कैसा फेस ही उन लोगों को कर रहे हैं ना, तो जो हम टोटल कौन सा, अगर किसी की, हम तो वो मसाइल रोज़ाना देख रहे हैं ना। चले मैं पुल के उस पार रहता हूँ और मैं बोलूँ जी मैं डिफेंस से निकल के आता हूँ, इस इलाकों में लियाकताबाद और फेडरल एरिया और औरंगी लांडी दिखता हूँ तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है। नहीं, ठीक, मैं जहाँ रहता हूँ मैं ये सारे मसाइल रोज़ाना देख रहा हूँ। किसी को अपनी माँ के इलाज के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी का बाप एडमिट था मर गया तो अब इलाज कैसे क्लियर करवाया भाई अस्पताल में से, वो पैसा नहीं है उसके पास, वो देकर आ रहा तो मुझे दफनाने के पैसे नहीं है, दफना के आगे तो मोहल्ले वालों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, स्वयं पे 5 दे रहे कहाँ। मैं तो जनरल प्रॉब्लम देख रहा हूँ ना, तो मैं क्यों ऐसी बातें करूँ कि ये सब अचानक से आया। नहीं, हम इस मुसीबत का शिकार हम देख रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़वा सकता, वो ये भी बिल्कुल 75,000 रुपये सेमेस्टर की फीस देगा, कैसे देगा? और जबकि आउट ऑफ कंट्री में जो है वो ये सब एजुकेशन फ्री जो है। भी शख्स जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, रियासत की जिम्मेदारी है उसके लिए आसानियाँ पैदा करना। मिडिल क्लास आदमी अपनी बेटी रुखसत तो कर वो लोग सकता इतना है। उलझा के सब लोगों को तो रखते थे, बिजली चली जाती है और गैस नहीं आती है, पानी आवाज़ नहीं उठा आता। रहे ना लोग, आवाज़ नहीं उठा रहे। प्रॉब्लम ये है, किसको नहीं मालूम यहाँ बिजली का प्रॉब्लम नहीं था, लोड शेडिंग का कोई इशू नहीं था बिन कासिम में, सबको पता है कोई इशू नहीं था। लेकिन जितनी इनके ऊपर लोड शेडिंग हो गई, हीट स्ट्रोक के नाम का इनके ऊपर जो आवाज़ डाला गया, 4,500 लोग मर गए, उसके बाद उनके खिलाफ कमेटी बनी, उस कमेटी ने उन पर जुर्माना डाला, उन्होंने जुर्माना दे दिया, जो लोग मरे उनकी फैमिलियों को हर्जाना देना था, नहीं दिया। किसी ने आवाज़ उठाई? बिल्कुल सही कोई कह आवाज़ नहीं उठा रहा।
तो बात ये लोगों पे जो जुल्म हो जाए आप काम है। और कराची में तो आप ये सोचिएगा भी मत कि किसी नौजवान को ग्रेजुएट किए को सरकारी जॉब मिलेगी। मैं तो अपने इर्द गिर्द देखता हूँ 100 लोग मुझे नज़र आते हैं, ना मुझे उसमें कोई सिविल एविएशन में नज़र आता है, ना कोई इसमें FIA में नज़र आता है, ना कोई कस्टम में नज़र आता है। मजाल है तो मुझे किसी सरकारी नौकरी में नज़र आ जाए। मतलब आपने एक नुमाइश पे एक आपका मतलब दस्तरखान इमाम हुसैन का, और एक आपने और जौहर कौन चौरंगी मैं पर चाहती हूँ सबका पता चलता है, जौहर चौरंगी पे और खंडियारों में मुख्तलिफ जगहों पे अब पाकिस्तान में लग सब रहा है, जगह। और अब पेशावर में भी खुल रहा है। जो अच्छा, परमानेंट चल जबरदस्त। रहे हैं 2 वो चल रहे हैं जौहर चौरंगी पर और नुमाइश चौरंगी पर। वहाँ पर ख़ास बात यह है कि एक तो सबका खैरात नहीं खिलाते सारा साल, और कोई भी शख्स जिसकी नौकरी नहीं है या मुसाफिर है या कोई भी वजह, उसको 10, 15, 20, 25। अच्छा, आपने देखा है, आपने तो माशाल्लाह अभी ओल्ड एज होम भी बनाया, ठीक है, फिर आपने एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, और फिर सबसे मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर बसाने का नहीं कि शादियाँ भी करें, यानी उन खवातीन की, बच्चियों की जिनकी शादियाँ जहेज़ की वजह से रुक जाती होंगी, आई थिंक सो, फिर आप उनको भी लुक बहुत आफ्टर बड़ा मसला है किसी भी लड़की के लिए। मैं इस वक्त गरीब लड़की की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास लड़की की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास सफ़ेद पोस्ट जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं। सफ़ेद पोस्ट तो गरीब भी है, सफ़ेद बिल्कुल पोस्ट ठीक है, गरीब भी बिल्कुल ठीक है। कि जो शख्स भी अपनी इज्जत नफ्स रोड पे ना रखना, जलील नहीं करे, भाई वो सफ़ेद पोश है। लेकिन मिडिल क्लास की लड़की कैसे रुखसत होगी? अगर एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली की है, उसके बहन भाई सब सही नॉर्मल तरीके से कमा खा रहे हैं, उसका रिश्ता कहीं अच्छी जगह से आया है, तो लाजमी बात है आप लड़के को शेरवानी के पैसे देंगी, कोट के पैसे देंगी, तो क्या आपको 5,000 रुपये देंगी? आप उसकी शादी के लिए कोई तो बैंक्वेट बुक कराएंगी। कराची में कोई बैंक्वेट 1.5 लाख से कम का है? नहीं, वो कौन सा खाना है शादी का 500 लोगों का जो 1.5 लाख रुपए से कम में हो रहा है? वो कौन सा सोने का सेट है जो सबसे कागज़ जैसा सेट भी 65,000 रुपए का है? बिल्कुल सही। जो कि जब लड़की लेकर जाएगी उसकी सास पसंद नहीं करेगी, उसकी नंदें उसको ताना देंगी, चाहे वो जितनी मुत्तकी परहेजगार फैमिली में चली जाए, रुखसत हो गई। क्योंकि सिस्टम इतना ख़तरनाक है, माहौल इतना ख़तरनाक है, बरी के सूट चेक हो रहे हैं, उनका वज़न देखा जा रहा है, लड़की को पहली रात ही ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। जब इन तमाम चीज़ों को आप कैलकुलेट करती हैं तो मिडिल क्लास की लड़की 8 लाख रुपए में रुखसत हो रही है। अल्लाह अकबर। 8 लाख रुपए का मतलब ये है कि जिसके बाप की तनख्वाह 25,000 रुपये हो और वो पूरे 25,000 रुपये जमा करते रहे, तब जाके जब बेटी जवान होगी तो 8 लाख रुपये। वैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई हो, घर पे कवारा, मतलब उन्होंने टाइम गुजार दिए, ये मैंने खुद देखा। जुल्म नहीं है? ऐसा है, कितना बड़ा मैं जुल्म भी है, देखें प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ऐसा बहुत मैंने। बड़ा जुल्म है। उस भाई से कोई पूछे कि जो अपनी बहन को पैसे ना होने की वजह से रुखसत नहीं कर सका, उस बाप से कोई पूछे जो अपनी बेटियों को पैसे ना होने की वजह से रुखसत नहीं कर सका, उस माँ से कोई पूछे जो बेवा और अपनी बेटी को पैसे, देखें ना वो क्या बहाना होता है उनके पास, वो जहेज नहीं दे सकते, लड़के वालों को बोलते हैं 1 महीना और दे दो, 1 साल और दे दो, लड़की पढ़ रही है, मुख्तलिफ बहाने हैं उनके पास। इन दी एंड लड़के वाले बोलते हैं सही है जी, हम रिश्ते ही तोड़ रहे हैं। हाय हाय। और एक मखसूस एज के बाद लड़की की शादी किससे होगी जी? वो जी फलां शख्स का इंतकाल हो गया, उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 12 साल का, वो बेचारी कुंवारी लड़की की शादी उसके साथ हो रही है। सिस्टम इतना खतरनाक है। अच्छा, आपने माशाल्लाह इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और आपने ये जो नाम है दस्तरखान इमाम हुसैन जो आपने प्रेजेंट किया है, इसकी मैंने देखा बहुत धूम है, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत जोग ना सिर्फ जाते भी हैं बल्कि इसे अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। देखिए, मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने मदीना के बाहर एक दस्तरखान कायम किया था। वो दस्तरखान कायम करने की वजह ही ये थी कि वहाँ से कोई फ़कीर गुजरे, अमीर गुजरे, बादशाह गुजरे, कोई भी गुजरे, वो वहाँ से ना सिर्फ खाना खाए बल्कि खाना पैक करे और अपने सफ़र के लिए ले जाए। ये वहाँ से आप, ठीक है, हमने भी कराची की उन शाहराओं का इंतखाब किया जहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं। ओके। और इन दस्तरखानों पे हमने लिख दिया कि अमीर गरीब सब खा सकते हैं। ठीक है। ये कोई दस्तरखान गरीबों के लिए नहीं है। हम आपको सड़क पे बैठा के एक रोटी करके सबको नहीं देंगे। आप बैठो, वेटर ला के रोटी देगा एक प्लेट में, आपको वहाँ पर सालन मिलेगा बेहतरीन किस्म का। आपकी रोटी मज़ीद चाहिए और नहीं, घर लेके जानी है, 5, 10, 15, 20 रोटी जितनी चाहिए तंदूर वाले को बोलो देगा। एक आपके लिए कॉलर आ गए, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? जी, अली बात कर रहा हूँ। जफर भाई से बात हो जाएगी? जी, बात हो जाएगी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आपसे गुफ्तगू हो गई। अभी टीवी पे देखा आपको, जो आपका काबिल सताइश काम है, इस तरह आपने रमजान के ऊपर काम किया। कहते हैं काम करते हैं मगर वो प्रेजेंट नहीं करते, मगर आपने इतना अच्छा प्रेजेंट करा, इतना अच्छा काम किया। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वॉलंटियर तौर पर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर फाइनेंशियली आपके साथ मदद नहीं करता तो मोरली मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ थोड़ा गाइड करें। जी जी बिल्कुल, आप हमारा फ़ोन नंबर इनकी स्क्रीन पे चल रहा है। उसके अलावा हमारे दारा फेडरल बी एरिया में वाक़ है हाउस ऑफ JDC, और या फेसबुक पे हमारा फेसबुक पेज है JDC फाउंडेशन पाकिस्तान, उस पर रब्ता कर लें। हमारा रेस्क्यू फॉर्म है वो फिल कर दें। आपके पास जब जब टाइम, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन आप आएँ, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, काम करें।
और जहाँ आपको सुकून मिले, ओल्ड एज होम में रेस्क्यू टीम के साथ, दस्तरखान पे, आईटी सेंटर में, एजुकेशन में, जहाँ आपको सुकून मिले, राशन पैकिंग में, तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपका। Thank you अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, बहुत कामयाब करे अल्लाह ताला पे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही कि जहां आपका दिल करे आप उसमें आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। और नाज़रीन से मैं कहूँगी, कभी आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहें या कुछ गिफ्ट देना चाहें, तो ज़रूरी नहीं है कॉलेजेस के और स्कूल्स के भी बच्चे, पता है जब आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर भी एक बात ट्रांसफ़र होती है। मैं तो चाहती हूँ कि ये एक आइडिया हो कि डिफरेंट स्कूल जब पिकनिक पे और फेयरवेल मनाते हैं और जाके वाटर पार्क की पिकनिक मनाते हैं, इससे बेहतर ये कि आप बच्चों के अंदर ये डालें कि दूसरों की हेल्प कैसे करते हैं। ये मैंने देखा, ये फॉरेनर कंट्री में इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो लोग बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपके वहाँ पर अगर ओल्ड होम है या बच्चों का कुछ बना हुआ है, तो ये सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस की एक टीम बन के उन लोगों की हेल्पिंग, छोटी छोटी चीज़ें थे, गिफ्ट जो होता है ना, वो बहुत खुशी दे देता है। देखें, वालिदैन जो हैं घर में, सबसे पहली नर्सरी तो माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर माँ अपने बच्चे को बता रही है कैसे दादा का एहतराम करना है, कैसे नाना का एहतराम करना है, कैसे बड़े बहन भाइयों को करना है, कैसे पड़ोसियों को करना है, और वो अगर ये समझा रही है लंच क्लास में किस तरह ले जाके तुमने शेयर करना है, तो तरबियत यहाँ से स्टार्ट होगी। माँ बोले लंच में किसी को हिस्सा नहीं देना है, माँ गोद है, टीचर लाख बोल दे क्लास में बच्चे को कि अपना लंच शेयर कर लो, बच्चा नहीं करेगा, तो तरबियत तो माँ की नहीं, यहाँ तो बकायदा बोल के जाता है, किसी को देना नहीं, तो फिर बच्चा कैसे देगा? बस वो पहले तो अगर टीचर बोली दे दो तो इसका मतलब बच्चे को टीचर बोली माँ की नाफरमानी करो। तो सब कुछ माँ बाप ने ही सिखाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईदी साहब की वालदा ईदी साहब को 2 आने देती थी, एक तुम्हारा है, एक तुम अपने किसी दोस्त को दे देना। अल्लाह अकबर। ठीक है, वो तो सारी बिल्कुल उसी तरीके से ये सब तरबियत माँ की गोद से होगी। अगर माँ अच्छी तरबियत कर रही है तो यही बच्चा बड़े होकर माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजने के बजाय इनकी खिदमत करेगा, यहाँ तक कि वो बीमार हो जाएं, बिस्तर में पड़ जाएं, उनके हर किस्म की नजासत उनसे दूर करेगा, उनको साफ़ सुथरा रखेगा, यहाँ तक कि उनका आखिरी वक्त ना आ जाए। क्योंकि उनकी वालदा का वो जो काम किया है वो काम लाज़मी बात है, वो काम वो देख रहा है ना, मेरी माँ ने, बच्चा देख रहा है मेरी माँ मेरी दादी की खिदमत कैसे कर रही है, मेरी माँ जो है मेरे दादा की खिदमत कैसे कर रही है, दादी बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं, उनकी जो भी मुश्किलात है मेरी माँ बेटी बन के खिदमत कर रही है। वो जो कुछ बच्चा देख रहा है वो ही रिपीट करेगा। बिल्कुल सही। वो देख रहा है मेरी माँ ने क्या किया, वो ही अपनी माँ के साथ करेगा। फिर उसके पोते देखेंगे, अच्छा भाई ये मेरी, तो वो एक सिस्टम चलेगा। हम तो बैठे हैं ओल्ड एज होम में, जो बुजुर्ग हमारे पास हैं, मैं इतना अफसोस हुआ कि सिर्फ 5 बुजुर्गों की फैमिलियाँ आई जो ईद के दिन उनको अपने घर लेकर गई। अल्लाह, बाकी सब बुजुर्ग ऐसे ही बिल्कुल मायूस ओल्ड एज होम में घूम रहे थे। हम गए, उनको केक वगैरह दिया, लेकिन मैं कैसे उनको वो खुशी दे सकता हूँ जिन बच्चों को बच्चियों को उन्होंने पाला है 30-30 साल, उनकी शादियाँ कराई, उनके एक बुजुर्ग ने अपने कमरे में पोते पोतियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, किसी ने अपने बच्चों की लगाई, वो खुशी मैं थोड़ी दे सकता, ना दुनिया का कोई कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट दे सकता है। भाई देखें, दुनिया की सबसे खतरनाक और अगर कोई बीमारी है वो तन्हाई है। सही कहा। वो शख्स जिसके सब जिंदा हों, जिसको अपने घर का रास्ता पता हो और ना जा पा रहा हो, तो कितनी बड़ी दुख की बात है। सर, आप इतना सारा काम करते हैं, ज़रा बताइए, इतने बिजी रहते हैं और कई टाइम मतलब काफ़ी टाइम से ज्वाइन है, तो ये बताइए कि अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं उनको, क्योंकि आपने पूरे रमज़ान में इतना एक्टिव रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा है, तो आप बताएं किस तरीके से अपनी फैमिली को कैसे। देखिए, हर एक का अपना तरीका होता है। कुछ लोग अपने बीवी बच्चों के लिए अपने जीते हैं, कुछ लोग सबके लिए जीते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबके लिए जी रहे हैं, जितना टाइम घर का होता है उतना घर में देते हैं, और जितना अपने बच्चों को दे रहे हैं। वालदा अल्लाह जी बिल्कुल, माशाल्लाह सब हैं, खुश होती होंगी मेरा बेटा। हाँ, लाजमी बात है। अब हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। हम 20 साल से काम कर रहे हैं और लाजमी बात है परेशान भी होते हैं। तो 5-5 दिन तक घर से बाहर हैं, 10-10 दिन थर गए हुए हैं, इधर गए हुए हैं, उधर गए हुए हैं, और अभी भी 30 दिन समझे एक तरीके से घर थोड़ी गए, वहीं दिन भर धूप में मौजूद रहना, वहाँ इंतजामात करना, भाई 6-7 हज़ार थाल, पता ही नहीं चलता। अच्छा, ऐसे कामों में सुबह कब शाम कब नहीं हमें पता चल रहा होता था, क्योंकि लाजमी बात है, मैं रात में अगर हम गाफिल रहेंगे, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जी आज बड़ी रात आ रही है तो आज रश कितना ज़्यादा होना है, इतवार की सुबह रश ज़्यादा होना है, आज हम कोई मेन डिश कर रहे हैं उसका ऐलान 3 दिन पहले हो गया, तो उस डिश की वजह से कितना रश बढ़ेगा। नॉर्मल डेज़ में 10,000 लोग हैं, शुतुरमुर्ग का जिस दिन भी आइटम कर रहे हैं उस दिन रश 20,000 से 25,000 पे जा रहा है। इतवार वाले दिन 30,000 प्लस रश है। कौन कौन सी गलियों में पब्लिक बैठ रही है, खाना कितने मकामात पे उतरना है, कितने मकामात से चलेगा। 3:15 बजे खाना ना सिर्फ खिलाना नहीं बल्कि भिजवाना भी है। 3:15 बजे खाना सर्व होना शुरू होगा और 4-4:15 बजे शहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। इस पूरे टाइम के अंदर लोगों को खिलाकर यहाँ से चाय पिलाकर रुखसत करना है।
हम इस पोजीशन में थोड़ी है एक आदमी भी खड़ा होकर शोर करना शुरू कर दे, मुझे सैरी नहीं मिली, पूरे दिन भूखा रहूँगा, तो 50 आदमी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हम किसी लड़ाई झगड़े बलवे की पोजीशन में नहीं है। अगर हम खुलेआम दावत दे रहे हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान से जिसको आने आ जाओ, तो उतना इंतजाम भी होना चाहिए, उसकी सर्विंग भी वैसी होनी चाहिए, उतनी ही चाय भी होनी चाहिए, उतना ही पानी भी होना चाहिए, उतनी ही रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम, जैसे आप अपनी माँ बहन भाई बाप को इज़्ज़त देते हैं, हर वॉलंटियर को तरबियत दी जाती है, इतनी ही रिस्पेक्ट हर आने वाले शख्स को देनी है। अच्छा, आपको मैं एक क्लास की बात बताऊं कि मैं एक बार खुद ही ना, इनको नहीं बताया, सिर्फ मैं शहरी को खुद ही एक चक्कर लगा के आ गई थी और मैंने देखा था आप लोगों की इतनी सारी कढ़ाइयाँ और इतना सारा कुछ आप लोगों ने एक बेहतरीन, जिसे बोलते हैं ना, बंदे को ये फील ना हो कि वो कोई मतलब कहीं बैठ के ऐसे फ्री में खाना खा रहा है, उसे ऐसे अपनाइयत सी लग रही थी कि वाकई में जैसे कुछ हम किसी मदरसे में या बड़ी जगह पे, ऐसी बड़ी जगह ऐसी बैठे हुए जहाँ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ख्याल करने वाले लोग हैं, बिल्कुल सब आपको एक दूसरे को पूछ रहे थे, तो मैं देख रही थी तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं स्पेशल जाऊंगी दोबारा, अब बाजार पता मैं आपको एक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, आमने सामने हो गए, तो मुलाकात मेरी आपकी नहीं हो पाएगी वहाँ पर, क्योंकि टेंशन बहुत नहीं वो नहीं, वो मैंने देख रही थी, वो एक आपके जो जब आप अभी भी इंटर हुए, मैंने कहा ये बंदा, जब वहाँ पर मैंने देखा ना ये सेम वैसे ही है, तो एक बंदा कहता कि कहीं जाए तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाऊँ, नहीं आप वैसे के वैसे ही हैं, बहुत सिंपल है, आप दिल से भी सिंपल हैं। यहाँ से ज़्यादा अहम जगह वो है, बिल्कुल। जब वहाँ हमारे पास जो शख्स आ रहे हैं हमारे इंतहाई स्पेशल गेस्ट हैं, एक एक शख्स जो हम पे भरोसा करके आ रहा है, एतमाद करके आ रहा है, और चूंकि इमाम हसन के दस्तरखान पे आ रहा है, रसूल अल्लाह के नवासे का दस्तरखान है, और उसको वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो उस नाम एहतराम का दामन बंदे का हाथ से ना छूटे वाली बात है। उसको ये नाज होना चाहिए कि मैं रसूल खुदा के नवासे के दस्तरखान पे गया था, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी लोगों ने, मुझे अच्छे तरीके से खाना सर्व किया, एहतराम के साथ खिलाया, मेरे बच्चे को भी उतनी रिस्पेक्ट दी, मेरी माँ को भी उतनी रिस्पेक्ट दी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना, और बहुत काम तो बहुत टेंशन वाला है, ये कोई आम बात नहीं है। वैसे आपके शौक क्या क्या है? मतलब एक होता है ना कुछ हैबिट्स होते हैं डिफरेंट, स्टडी करना, कभी ड्रामा देख लेना, कभी सिंगिंग सुन लेना, तो कभी क्या मतलब कुछ थोड़ा सा मेरे जितने शौक थे, क्योंकि अब मैं अभी तो बुढ़े थोड़ी हुए, मैं कहूँ जफर साहब जो है वो बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल मैं अल्लाह वाली कुछ है सिचुएशन, मुझे बताएं ना। मैं आज जितने शौक थे वो सब आपको सुना रहा हूँ। ये अभी इतनी देर से आप मुस्कुराए नाज़रीन, आप देख रहे हैं इतनी देर से कि गुफ्तगू करें, अब करें हाँ मेरे शौक, नहीं ये तो शौक, ये तो अलग है, नहीं तो आपके कुछ और वैसे कुछ पर्सनल कुछ होता है टाइम ही नहीं, शौक का टाइम। अच्छा, इससे पहले क्या मतलब जेडीसी में ज्वाइन करने 30 साल तो ये सब काम करते हो गया, उसके अलावा सेल्स में होता था मैं, एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जूस का ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च किया था अपनी, हमारी एक पीजेपी ट्रैवल के नाम से ट्रैवल एजेंसी है, और जो आधे पैसों में उम्रा कराती है, तमाम ज़ियारत। अरे वाह भाई वाह। तो ये सारे काम भी हैं, लेकिन ये सब अलग काम है, और ये सोशल वर्क जो है चूँकि बचपन से यही काम कर रहे हैं, और लोगों का दुख दर्द समझते हैं, और लोगों की परेशानियां समझते हैं, और जो इस सिस्टम की ज़िल्लत है, रुसवाई है, वो समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम उसका शिकार हैं, तो फिर हम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि आपने, यानी कि कहते हैं ना कि बस अपना खून पसीना जान एफर्ट सब चीज़ें आपने जेडीसी को दे दी। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिला। रिजल्ट तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, रिजल्ट अभी भी नहीं सोचा। आप यकीन करें रमज़ान में हमें किस चैनल ने नहीं बुलाया, मॉर्निंग शो या सहरी। अरे सर, मैंने क्या कहा आपको आते ही, मैंने कहा मैंने दोनों हाथों से आपको सैल्यूट करती हूँ, रियली मैं सच्ची में दिल से कह रही हूँ। रिजल्ट को कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा हमने, हम काम कर और आप यकीन करें, पता नहीं आपको मेरी बात पे यकीन होगा, जब मुझे पता चला ना, देखिए मैं यकीन कर, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बात हो रही थी जब कि भाई आज किसको गेस्ट बुलाते हैं, तो मैंने जब आपकी सब चीज़ें देखी है, वीडियोस वगैरह, तो मैंने कहा बस जफ़र साहब को बुलवाऊँ, और मैं ईद इनके साथ मुस्कुराती सुबह मैं इनके साथ मनाऊँ। मैंने आपके काम और मेरे वीडियोस में देख रही थी, रात को भी काफ़ी देर हो गई थी, 2 बजे, मैंने कहा यार ये बंदा कितना ग्रेट है, और हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए अपने मुल्क पे और ऐसे लोगों पे जो काम करते हैं, और वो इतने दिल से, और ये मतलब हर चीज़ मुझे आपकी ना मेयार से ऊपर नज़र आई, रेडी। मैंने कहा यार इन लोगों की, जो मैं खास तौर पर मुझे वो बच्चे जो ईद के लिए अपने किड्स अरीना लगाए हुए थे ना, तो मैंने कहा यार कुछ बच्चे हसरत की निगाह से राइड्स को देख रहे होते हैं, तो इन्होंने तो वो चीज़ ही ख़त्म कर दी, तो हमें भी आगे बढ़ के इनके साथ ज्वाइन होना चाहिए। और किसी प्लेलैंड में जाने के बाद वो कोई झूला झूले, उसके लिए उसके पास टोकन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, वहाँ पर उसको आइसक्रीम खरीदनी है, उसके लिए उसके पास 50 रुपये होने चाहिए, पॉपकॉर्न लेना है उसके लिए 15-20 रुपये होने चाहिए, या कोई भी और चीज़ उसको वहाँ पर लेनी है तो उसके लिए 10-15-20 रुपये, तो मिला जुला के एक बच्चे पे 100-150-200 रुपये छोटे मोटे प्लेलैंड पे लग जाते हैं। जब वही तमाम चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, कितना झूलोगे, झूलो कितना खाओगे, खाओ। तो और उसके बाद उनकी वालदा जो आई, उनके मेहंदी लग रही है मुफ्त में, बड़े भाई वालदैन वाले साहब उनके बाल कट रहे हैं मुफ्त में, सैलून भी लगा हुआ है, और क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए किसी गरीब को, भाई यही तो इसकी खुशी है। मुझे एक बार याद है कि मैं बहुत पहले के अलादीन पार्क जाना हुआ, तो समटाइम होता ना
कोई बच्चे फैमिली बाइक पर जाती है और दो कॉलर एक में बात करें तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सभी, मैं शबनम कामरान बात कर रही हूँ। आवाज़ ज़रा समझ में नहीं, कौन बात करी है? मैं शबनम कामरान बात कर रही हूँ। आप तो मेरे ख्याल में मेरी रेगुलर कॉलर हैं, मैं सही कह रही हूँ? कैसी हैं आप? जी ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी बोलिए। आपका प्रोग्राम देख रही थी मैं बेबी सर से बात करना चाहती हूँ। जी बात कीजिए। सर वालेकुम सलाम। मसला मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको ऑन एयर देखा है, मुझे बड़ा शौक था, मैं अक्सर रोड पर आपको देखती हूँ दस्तरखान, तो मुझे ये था कि मैं देखना चाहती थी कौन सा आदम से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप टीवी पर आए और आपको भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि हमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, लेकिन मैं हेड ऑफ करती हूँ, आपको चेंज करती हूँ आप जैसे लोगों को इतना अच्छा काम करते हैं और बगैर प्रमोशन के और बगैर अपने आप को शो किए करते हैं कि वाह या किसी चीज़ के बगैर किए करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और आप सही कह रहे हैं कि हमारा जो मिडिल तबका है वो मजीद गरीब हो चुका है। आप किसी को भी देख लें, इतनी नीची सतह पर जा चुके हैं लोग गुर्बती के, अब तो मतलब मेरे ख्याल में कुछ और रह नहीं गया है। बच्चों को अपने बेचने लगे हैं, अपने पार्ट ऑफ बॉडी अपने बेचने लगे हैं, अफसोस का मुकाम है। लेकिन तो साइन बात उसमें ये है कि आप जैसे लोग खड़े हैं उनके लिए और कुछ करते हैं, आपके लिए दुआएं कर सकते हैं हम आपके लिए, और जो कर सकेंगे जरूर इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शबनम, कितना उन्होंने आपको जो है अप्रिशिएट किया है, और ऐसे लोग आपको जो दुआएं देते हैं बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो भी वही बात कर रही हैं, खातून के मिडिल क्लास तबका जो है बिल्कुल बहुत जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा है इस वक्त। और मैं गरीब लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा, गरीब तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, गरीब वो तो वैसे ही परेशान है। बिल्कुल सही। वो जो मिडिल क्लास लोग रह गए थे सफ़ेद पोश, उनका भी बुरा कीमा बन गया है। बेचारे के इलेक्ट्रिक ने उनकी वो रेड़ मारी हुई है कि वो 15-15 हज़ार, 20 इस महीने तो 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं 80-80 गज के घरों में। बताएं, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार, इनके घर में एसी नहीं, स्प्लिट नहीं, क्यों 40 हज़ार? आप नहीं पूछ सकते, किससे पूछेंगे? कहेंगे किस्तें कर देते हैं, देना तो पड़ेगा। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा बस टाइम लगा के कहते हैं नहीं तो काट देंगे बिजली तुम्हारी। हाँ आपकी बिजली, यानी कि आपको दे देंगे मतलब इंस्टॉलमेंट। अब वो बंदे अपने घर के बच्चों की ज़रूरियातें ज़िंदगी कौन सी ज़रूरियात? बच्चे वालदेन का क्या करें, जो बीमार वालदेन घर में या बुजुर्ग वालदेन है, क्या करें? उन्होंने बच्चों को पाला, सब कुछ किया, आज जब वो बूढ़े हो गए तो बेटा कमाने के बाद उनके हाथ में क्या 5-5 हज़ार रुपये भी नहीं रखेगा वालदेन के, बूढ़े माँ बाप के 100 रुपये देगा बाप को, पूरे महीने 100 रुपये खर्च करना। अच्छा, हमारी जो ज़िंदगी के जो मसले जो बढ़ते हैं ना, एक मैंने देखा है कि फाइनेंशियली जब आपने कहा ना कि पेरेंट्स को निकाल देते हैं, जाहिर बात है वो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं खाने पीने की। अब एक छोटा सा घर है, उसमें कितने लोग एडजस्ट करें, तो वो घर में क्राइसिस बढ़ते जाते हैं। जब पैसा नहीं होगा तो क्राइसिस ही तो बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। आप जब बाप की दवाई नहीं ला के दे पा रहे, बाप दर्द में परेशानी में शोर करेगा ना, उसका इतना तो राइट है। या वो ऐसा कोई कुदरत ने सिस्टम बना दिया कि अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो दर्द नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? कराची से बोल रहा हूँ, अली औसत बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जफर भाई से बात करा दें। जफर भाई प्लीज बात कर रहा हूँ। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। जफर भाई मैं जैदी सैयद हूँ जी, और मैं स्टील मिल में काम करता था और जनवरी में मेरी रिटायरमेंट हुई है। जी जी। अच्छा, वहाँ से पैसों का तो कोई उम्मीद नहीं है कि पैसे मुझे मिल जाए। अभी तक तो 5 साल जो लोग रिटायर हुए हो गए, उनको भी पैसे नहीं मिले हैं। अब मेरा मसला सर ये है कि अब जनवरी से मेरी तनख्वाह भी बंद हो गई है क्योंकि रिटायरमेंट हो गई है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ कि मैं आपकी साथ जो है ना कोई खिदमत अंजाम दूँ लोगों की, और मेरा कोई जो है ना सिलसिला थोड़ा सा वो हो जाए। आप एक काम करें अली औसत साहब, आप मुझे अपनी सीवी दें। आप मुझे अपनी सीवी दें हाउस ऑफ जेडीसी जो फेडरल एरिया ब्लॉक 20 में है वहाँ पर। और दूसरा, मेरे पास तो ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान स्टील मिल में फंड्स आए हैं और उन्होंने सैलरीज देना शुरू कर दी, और जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी भी पेंशन और दीगर चीज़ें जो थी उनके भी बनता है, जो भी उनका रिटायरमेंट के बाद पैसा वो भी मिलना शुरू हुआ है।
और आप बताएं तो फिर, नहीं तो फिर आपका केस जो है उसको उठाते हैं। और यही पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में भी चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी शायद फ़ंड वगैरह अरेंज हो रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हैं इन फैक्ट्रियों के अंदर। दे दिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो दिए हैं ना पैसे, वो उनको दिए हैं उन्होंने जो इंतकाल कर चुके हैं। तकरीबन वो 350 आदमी थे जो लोग इंतकाल कर चुके थे रिटायरमेंट के बाद, उनको इन्होंने 330 आदमियों को पेमेंट की है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी आवाज़ उठाएंगे हम कि जब एक आदमी 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होती है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं बुढ़ापे की, आप उसके मरने के बाद उनको 103 लोगों को पैसा दे रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी जलालत है। और ये सब हुक्मरानों के हाथ में, जो भी हुक्मरान हैं उन पे हम इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे। और हम कोशिश करते हैं अल्लाह ताला को ऐसे असबाब दे कि आप तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, जो भी आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी, जवानी, बुढ़ापा सब लगा दिया इन स्टील मिल और चाहे पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री हो यहाँ पर, तो आपको आपकी ज़िंदगी में ये पैसा मिले। और ये जुल्म का निज़ाम जो है ख़त्म होना चाहिए कि आपकी पूरी जवानियाँ, आपकी सब कुछ, आप देखें ना, सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, 6 बजे बस में बैठना, उसके बाद लांडी पहुँचना, वहाँ से शाम 5 बजे निकलना, 7 बजे 8 बजे घर पहुँचना, तो आपकी ज़िंदगी क्या थी? ना आपने शाम देखी, ना दोपहर देखी, ना सुबह देखी। उसके बाद घर आके आराम करना, बीवी बच्चों की शक्ल देखना, अगले दिन सुबह दोबारा चले जाना, और उसके बाद जब आप रिटायर्ड हो बुढ़ापे में, तो ये आपको बोले गवर्नमेंट या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, इनकी कॉल भी कट गई थी। आप प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों का जो है बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे साथ ही ज्वाइन रहना, लेकिन आपके लिए स्पेशल, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता। आपने हमारे साथ ही ज्वाइन रहना। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और इससे पहले हम आपसे जो बात कर रहे थे, जेडीसी से ज़फ़र साहब थे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनके साथ सेगमेंट रहा। वो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने के लिए एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, जी हाँ, मैं ईद पर जब हमें कोशिश थी कि हम उनको बुलवाएं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो सके, तो हमने कहा मुस्कुराती सुबह के साथ उनका और शमूलियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बग़ैर जो है ना हमारी ईद तो हो ही नहीं सकती। तो हमने ये ईद की एक सेलिब्रेशन जो है स्पेशल मुस्कुराती सुबह के साथ, ये एक खूबसूरत सा एक हमने प्रोग्राम बनाया है स्पेशल उनके साथ और ज़फ़र साहब के साथ। और ज़फ़र साहब को इसलिए बुलवाएं ताकि वो इनको भी जो है अप्रिशिएट कर सकें, और वो जब अप्रिशिएट करते हैं ना तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और मैं भी जो मैंने जो एफ़र्ट्स किए उसके पीछे भी उनका, मैं कहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाथ है। मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, जिससे मैं मोटिवेट होती थी। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही प्यारे इंसान, सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सबको लेके चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनकी कि वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते और ख़ुद अपने पे ले लेते हैं। वो ऐसे पर्सन है और हर किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, मैं कहूँगी वो, क्योंकि सीनियर रहनुमा रह चुके हैं इस वक्त, फ़ारूक सत्तार साहब और मिसेस फ़ारूक सत्तार साहब इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में अल्फाज जो है ना वो कुछ कम और आगे पीछे हो जाते हैं, ये क्या बात है सर? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है ना, इनके काम, इनके एफर्ट, हर जगह जाना और एक्टिव रहना हर किसी को अप्रिशिएट। मैंने इनको देखा पूरे रमज़ान में, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं सही कह रही हूँ सर? हाँ, जाहिर है कि हम लोगों के लोग हैं ना, और लोगों में से हैं, और कोशिश ये होती है कि अपनी औकात को ना भूला जाए, लोगों से डिस्कनेक्ट ना हुआ जाए, उनके दरमियान रहा जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए, हौसला अफजाई की जाए। अगर 40 सालों की एक्टिव सरगर्म सियासत में जो वक्त ने, अल्लाह ताला ने सबसे बढ़कर जो सरमायाकारी की है, जो कुछ सिखाया मुझे, जो मैंने सीखा, तो जाहिर है कि वो दिस इज़ टाइम टू पे ऑफ, लोगों को देना है, लोगों और 40 साल वो भी अपनी ज़िंदगी के लगाएं, तो उसमें से जो खुलासा निकलता है कि क्या चीज़ें अहम है और किससे मुल्क में आम आदमी बाइख्तियार बन सकता है। तो बहरहाल ये सारी बातें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का मुझे और मेरी मिसेस को, और चूंकि ये इसमें थोड़ा सा मुस्कुराती सुबह के साथ ईद को भी आपने जोड़ दिया, तो आपके तमाम देखने वालों को ईद की, हाँ मुस्कुराती सुबह के साथ ईद नहीं बनाई थी, तो फिर आज और इस ईद को हमने स्पेशल डेडिकेट किया है आपके बिल्कुल सामने जो बैठे हैं ज़फ़र अब्बास। मेरे ख्याल में ज़फ़र और उसकी पूरी टीम, मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, और
बड़ी एक मोबिलाइजेशन इन्होंने क्रिएट की है, एक बहुत बड़ी यकजहती और बहुत बड़ा इत्तेहाद कायम किया है। और इनके वैसे तो ये डिज़ास्टर अलायंस, जाफरिया डिज़ास्टर अलायंस JDC है, जो ज़लज़ले, जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, फिर सैलाब आए, तो उस वक्त से मेरे ख्याल में इनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन इन्होंने इसे मुस्तकिल रखा है और इनके पास हर तरह के डिज़ास्टर में जो रेस्क्यू का काम होता है, शायद हुकूमत की किसी मशीनरी के पास इतनी नो हाउ या नॉलेज ना हो जितनी इनके और इनकी टीम के पास है। फिर ज़ाहिर है कि स्कैनर्स भी अपने लगाना, मुख्तलिफ जलसों में देना, प्रोग्रामों में देना, तो उसका भी बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है। और फिर ये जो ख़ास तौर पे रमज़ान और उसमें सहरी के दस्तरखान है हज़रत इमाम अली मकाम के नाम से, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के नाम से, तो मेरे ख्याल में उससे बढ़कर तो कोई लोगों की खिदमत नहीं हो सकती। और वो दस्तरखान हर तरह की तफरीक से बालातर होकर हर शख्स आता है, हर मकतब, हर मसलक, हर मज़हब, हर ज़बान, हर रंग, नस्ल, हर इलाके का। तो मेरे ख्याल में ये असल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्तरखान होता है, ये पाकिस्तान का दस्तरखान। इस पर जितनी इन्हें मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश की जाए, अप्रिशिएट किया जाए। उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त कोई नहीं आता, और हमने फारूक भाई पहले आज से 7-8 साल पहले ही बुलाया, फारूक भाई उस वक्त भी आए और मुसलसल हमारी रहनुमाई फरमाते रहते हैं। और लास्ट ईयर भी जब फारूक भाई आए थे उस वक्त कुर्सी टेबलें लगी हुई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्राउड जो था शहरी में वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार का था। अगर फारूक भाई आपको याद हो, जब आप इससे पहले वाले साल आए थे, बाकायदा जिस वक्त आपने एक कोई निशान भी लोगों को बताया था विक्ट्री का, और कि आपने बोला बहुत अच्छा काम करें। और इस साल भी फारूक भाई, मैं तो ये निशान बताता हूँ, बिल्कुल व्हाट्सएप पे दोनों है ना, कि ये भी और ये भी कैप्चर किया जाए। ये क्या ये है ना निशान व्हाट्सएप पे, दोनों अच्छा। ये दोनों इनके लिए है। लेकिन इस बार फिर हमने कुर्सी टेबल हटा दी थी, फारूक भाई को लोगों को वो सिस्टम भी दिखाया कि किस तरीके से 8,000 थाल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों को और कहाँ तक मजमा होता है। और उस मजमे में फारूक भाई आए, लोगों से मिले, तो लाजिम बात है कराची का आदमी तो बहुत खुश होगा देख के कि इतनी बड़ी शख्सियत उनके दरमियान खड़ी हुई है। ये इन्होंने जैसे कहा ना कि ये इन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। मैं अभी आप अपने इंट्रो में ही कह रही थी कि मैंने वुमेन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की, मैंने यूथ फेस्टिवल किया और आप लोगों ने आके ओपनिंग की। और इनका बड़ा अच्छा जुमला था कि अब जब ये ओपनिंग सेरेमनी में जैसे है ना, तो इन्होंने फीता काट करके उस छोटी को बुला लो वरना वो मुझसे दोबारा फीता कटवा देंगे। तो इनकी यानी कि ये जो बुलवाते हैं उनसे भी मोहब्बत का एक इजहार है कि उनको कितना अहमियत देते हैं कि जिसने बुलवाया है वो बंदी मौजूद नहीं है, इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो वो ये मैं इसीलिए कहती हूँ, मैंने कहा मैं इस मकाम तक पहुँचूँ कि इनकी एप्रिसिएशन जो इतनी खूबसूरत होती है कि बंदा मोटिवेट होता है और आगे बढ़ के काम करता है। तो मैंने भी देखा है फारूक भाई ने आज तक किसी को झिड़का नहीं। अगर कोई सेल्फी बनवाने आया, अमीर गरीब बड़ा छोटा, उसको पूरी रिस्पेक्ट दी। और इस शहर का दर्द रखते हैं, इस शहर की महरूमियों को समझते हैं, इस शहर के। और जिंदगी में हमारे दरमियान में भी अप डाउन है, ये तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, कोई इशू नहीं। आप ये बताएं, हम कह रहे हैं ईद की भी बातें हो रही हैं और हम कोई ऐसी बात, हम तो कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अपने जो ज़्यादा इतने बिजी रहते हैं, हर जगह जाना होता है, तो अपनी वालदा को, आपकी 2 माशाल्लाह बेटियां भी हैं, तो वाइफ हैं, तो उनको टाइम देते हैं अब इतना कि उनको ईजीएस्ट होता है? ये इतना डिमांडिंग जॉब है ना, ये अच्छा। वाली इतनी डिमांडिंग जॉब है पॉलिटिक्स में होना, और फिर एक मिडिल क्लास के लिए, फिर एक आम आदमी की सियासत, एक आम आदमी को बाख्तियार बनाने की सियासत करना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वसाइल का हों या ना हो, मतलब वसाइल कम होते हैं और आपको वसाइल की भी ज़रूरत होती है। तो लोगों के एतमाद को कायम रखना, उनके लिए वसाइल फराहम करना, प्रोग्राम भी करना। ज़ाहिर है कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर तो पैदा नहीं हुए। PIB कॉलोनी में रहते थे आज से 50 साल पहले, जिस घर में आज भी उसी घर में रहते हैं। जब मैं क्लास, क्या पसंद है फारूक सत्तार साहब को कि आप उनको बना बना के खिलाती हैं? सच्ची बताएं। सच्ची तो ये कि सिंपल खाना इनको ज़्यादा पसंद है, दाल चावल इनका फेवरेट फूड जो है दाल चावल है। अच्छा। और ऐसे ये खा लेते हैं, मतलब कि शौक से मटन का एक पुलाव होता है जो स्पेशल होता है, वो खा लेते हैं। और वैसे मीट वगैरह थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन सब्जियां शौक से खाते हैं। भिंडी इनको बहुत पसंद है, तो दाल चावल के साथ भिंडी हो गई। और कभी कभार कबाब भी चल जाते हैं समटाइम्स। खुद कभी जज्बाती हो कि किचन में गए ऐसे जज्बात नहीं लेकर आते?
ऐसे वाले जज्बात कहीं पे छुप गए हैं, कहीं हैं पे कभी इनके लिए कि यार आज अफशान जरा सर में दर्द वो अमेरिका में थोड़े से जज्बात कैसे कसम से सर करना है। बच्चों के साथ होते हैं ना, जब बेटियां होती हैं तो फिर बर्तन उठा लिए, बर्तन लगा दिए। ये तो कोई काम ही ना हुआ। नहीं, बच्चे कहते हैं पप्पा फारूक सत्तारा पाकिस्तान के लिए यहाँ पे हमारे पप्पा हैं, आजे चले। तो प्लेट्स लगाना वो तो उनको भी अच्छा लगता है, बच्चों के साथ एक मतलब क्वालिटी टाइम होता है वहाँ पे ना हम लोगों का, तो अच्छा लगता है। आज मुझे बताएं, आज देखें इसलिए पूछ रही हूँ मैंने, अगर कुछ है तो मैं कह रही हूँ आज फिर फारूक सत्तार साहब को किचन में भेज दे कुछ बनाए। अब उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया नो, हाथ उठा लिए, सरेंडर। सिलेंडर हो नहीं सर, आप सिलेंडर नहीं होते छोड़े अब इस बात को छोड़। अच्छा जी, हमारे दरमियान मौजूद है जहाँ मेरा फायदा है मैं सरेंडर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि फैमिली बहरहाल सफर करती है इस मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स में, बहुत सफर करती है, वैसे भी करती है पॉलिटिक्स में, इसमें कोई शक नहीं। इनकी कुर्बानी है, इन सब की सेक्रीफाइस, आपके लिए स्पेशल कुछ अच्छा हम बना रहे हैं और शेफ यूसुफ मौजूद है, बेचारे कब से वेट करें कि हमारी बारी कब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस ऐसे ही खड़े ना, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं। आप ये बताएं क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं बना रहा हूँ अनियन चीज एपेटाइजर, जबरदस्त स्पेशल है। ओके, आज हमारे बहुत प्यारे गेस्ट हैं, ये देखिए दुनिया को खिलाते रहते हैं और ये दुनिया के साथ एंजॉय करते हैं। आज इनको जरा सा कुछ अच्छा सा स्पेशली जफर साहब और फारूक साहब के लिए। और भैया जफर साहब और फारूक साहब, तो बताएं क्या? हाँ बताएं। ये दुनिया को खिलाते रहते हैं, हाँ, हम दुनिया को खिलाने का एहतमाम करते हैं, जो दुनिया खा जाने वाले उनको आपने नहीं बुलाया आज। अरे सर मैं देखती हूँ आज यूसुफ क्या बना रहे हैं और उसके बाद तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, आज क्या बन रहा है भाई? आज अनियन चीज एपेटाइजर बना रहे हैं हम। उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, चीज़ है हमारे पास, चीज़ स्लाइस है, अनियन हमने ऑलरेडी रिंग्स किए हुए पहले से रखे हुए हैं, एग्स हैं हमारे पास 3, इसको हम बीट करेंगे, ब्रेड क्रम्स हैं और हमारे पास फ्लोर है। अब सबसे पहले इसमें हमने ये अनियन जो है रिंग हमने निकाले में, जबरदस्त, बहुत सिंपल रेसिपी। बस एक एग्जांपल दिखाएं, बाकी फिर इसको बनाते रहिएगा और हम बातें करते हैं, उसके बाद हमारे आगे ये प्रेजेंट हो जाए जबरदस्त किस्म का। और देखें भाई, ये हमारे फारूक सत्तार साहब और अफशा भाभी और जो है जफर साहब बताएंगे कि इन्होंने कैसा बनाया है। जब ये कुछ बन जाएगा तो फिर आप लोग चख के ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वक्त क्या नाम बताया था, दोबारा बताइएगा अपनी? अनियन चीज एपेटाइजर। ओह माय गॉड, अनियन चीज एपेटाइजर, काफी टिपिकल नाम है ये पाकिस्तानी डिश है बॉस? क्या है ये? पाकिस्तानी भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, लेकिन ये क्रिएशन है बेसिकली। अच्छा, जबरदस्त क्रिएशन है, कॉम्बिनेशन चीज के साथ। हाँ बट अच्छा, स्पेशल जो है ना वो लेना है अनियन। ये जरा मैं बता दूं भाभी, ये देख इस तरह ले रहे हैं, ये गोल गोल राउंड अबाउट में, इसके अंदर चीज ऐसे कर सकती है बना। ये बस मुझे आप ये देखे ना, ये गलत बात, इसके अंदर बड़ा एक्सपेंसिव जो है ना चीज, जस्ट ओनली वन आप इसे बनाएं, मेकिंग करें और उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। हम करेंगे गुफ्तगू। और इन्होंने फारूक सत्तार साहब ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कुछ। जफर साहब, आपने खुद कभी कुछ बनाने की कोशिश की है? मैं करता रहता हूँ तजुर्बा। आपको तो मैंने बहुत एक्टिव देखा है। तजुर्बा करते हैं। हाँ जरूर। नहीं मैं बेगम को दस्तरखान लगाते तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा। नहीं मैंने सवाल कुछ और किया, मैंने कहा आप कभी किचन में बेगम के लिए कुछ बनाते हैं या आपने सुना? फारूक बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची में अगर आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किलात है फैमिली, और सबसे बड़ा मसला मिडिल क्लास के लिए होता है कि आप उनके पास पहुँच जाएँ तो उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उनकी महरूमियाँ उनको आपके खिलाफ उकसा देती हैं अगर आप सब तक ना पहुँच सकें। तो ये बहुत बड़ा मसला है और की बात नहीं हो रही है, सो मिडिल क्लास की बात हो रही है। कराची की मिडिल क्लास आवाम बहुत गुस्से में है और बहुत परेशान है। वो अपने बच्चों की तालीम के पैसे जेवर बेच के दे रहे हैं, वो के इलेक्ट्रिक को पता नहीं किस चीज़ के पैसे भर रहे हैं, बताओ, बहुत परेशान है। तो आप क्या समझ रही हैं उसमें? आप सब तक अगर पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पहुंचे तो नाराज हैं। ये जबरदस्त डीप फ्राई हो रहा है। चले जी बताएं। आप देखें ना, मैंने भी वो जाफर यार का केस उठाया है। हम इसी तरह से ईद के दिन चांद रात को बंदा रिक्शा ड्राइवर उतरा पानी पीने, रोजा रखा हुआ था, उसने पानी पीने का उसने शटर छुआ, वहाँ तार गिरा, मर गया चिपक के। जब उसकी मिसेज ने या उसकी फैमिली गरीब ने रब्ता किया तो उल्टा के इलेक्ट्रिक उनको समझा रही है कि हम तुम पे कुंडा डालने का केस डालने का। क्यों बोल रहे? अच्छा जी, ये डीप फ्राई आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये उन्होंने अनियन के साथ क्या क्या लगाया, ज़रा यूसुफ आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। इसमें हमने अनियन लिए, हाँ। एक इसको हमने बीच से जो है 2 पीस कर लिए, इस तरह से करके रिंग बना लिया आपने। उसके अलावा इसके बाद फ्लोर है, ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, और बस एग बीटन हुआ हुआ चीज़ है, उसको बीच से आपने स्लाइस करके जस्ट इस तरह से इसमें स्टफ़ करनी है आपने इस तरह, और इसको स्टफ़ करते हुए इस तरह लगा के, ऐसे लगाने के बाद ये वाली आपने अनियन इस पर स्टफ़ कर देनी है। अब इस तरह से ये चीज़ जो है बाउंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फ्लोर में डस्ट कर लेना है थोड़ा सा, फिर आपने इसको एग्स में कर लेना है। इसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे।
अच्छा जी, यूसुफ ने जबरदस्त किस्म का एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। अब वो बनाते, यूसुफ आप बनाते रहे और डिश रेडी करें जब तक हम करते हैं फारूक सत्तार साहब से बात। आप जरा चाय भी साथ साथ लें माशाल्लाह, और मुस्कुराती सुबह के कप में पिए, देखें ना चाय भी पीनी तो फिर आप हमारे इसके हलाल कीजिएगा, फिर हम जब भी बुलाएंगे आपने आना है। आपने मुझे बहुत ये देखें, अगर ईद वाले दिन भी मैं आज शो आपके साथ करती, लेकिन आज मुस्कुराती सुबह के साथ करना पड़ गया। अभी तक तो ये रुलाती हुई सुबह थी, चाय चाय पिलाकर आपने से मुस्कुराती सुबह बना दी। अरे सर ये बहुत अच्छा है। हम जब रुलाती हुई और सुलाती हुई सुबह ये क्यों सुलाते हुए क्यों कह रहे हैं? नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ, चाय के बगैर असल में सुबह होती नहीं। चिप्स भी लीजिए, अभी जब तक कुछ बन रहा है ना, ये भी खाइए। वो तो जफर साहब को तो कुछ भी ऑफर कर रही हूँ, तो वो तो ये यहाँ से ये जरा ये उस साइड से बिल्कुल ये देखिए बात कर रही थी आप डीप फ्राई की, तो मैं फारूक वैसे यही बात कर रहा था, हमारी कराची की आवाम भी डीप फ्राई थोड़ा सा ले लीजिए थोड़ा। देखिए ये मैं ईद का थोड़ा मजा है ना, माहौल बने कि पता चले भाई हमने देखे कितनी अरोमा, देखे कितना अंडा तो तल के आप निकाल लेंगे ना फ्राई पैन में से, लेकिन कराची के अवाम उस फ्राई पैन में कब से उन्हें मतलब तपाया जा रहा है, मीटर चल रहा है नहीं, उन्हें तपाया जा रहा है, उन्हें पकाया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। लेकिन इसकी एक हद होती है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। आप मतलब कमाल देखें, टीवी पे रिपोर्ट आ रही है कि एनईडी का इंजीनियर लड़कों ने मिलकर चाय और पराठे का स्टॉल लगाया जी। वेरी बैड इंजीनियर जिनकी माओ ने अपने जेवर बेच दिए कि बच्चा इंजीनियर बने, बाप मर गया पहुंच जाएंगे तो लोग। पराठे। अच्छा एक और बात अभी मुझे एक मेरे मतलब पता है कॉल है, एक और खतरा है सर वो कि पानी की कमी पर फसादात होंगे, और अब वो शुरू हो गए एहतजाज पूरी कर नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजाबाद, मलीर, हर जगह पर। देखिए ना, सारा कराची का पानी चला गया बैरियर टाउन में। नॉर्मल आबादियों में पानी 3 दिन में एक बार आ रहा है जी। फ्लैटों के अंदर हर मोहल्ले में पोर्शन बन रहे हैं। आप मतलब नहीं, इसमें ये भी देखें ना, 10 साल से पानी का एक नया कतरा कराची को नहीं दिया। आखिरी 100 मिलियन गैलन का इजाफा मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, उसके बाद पानी उससे पहले मैं जब वजीर और मेयर था जब दिया। 2008 के बाद कोई पानी नहीं आया, तो ये भी देखना चाहिए कि किसका इसमें कसूर। अच्छा वेरी सैड न्यूज़। और ये पानी के फसादात, लिसानी फसादात, बदअमनी, लाकानूनियत, जराइम, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, सबको फरोग दें। हाँ बिल्कुल सही करें। और ईद वाले दिन जो है एक बच्चा ये बिजली के करंट से जो मर गया, अब कितना अफसोसनाक वाक़या कहलाता है कि ईद सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे को ऐसे हो जाए। तो ये समटाइम ये होता है कि हमारे लिए बिल भी आ रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय प्रॉपर इलेक्ट्रिक नहीं मिल रही है। फारूक भाई, हीट स्ट्रोक में जो 4,500 लोग मरे थे, जो इनके खिलाफ कमीशन बना था के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उसने इन पे जुर्माना रखा है, जुर्माना दे दिया। और जो लोग मरे थे, जो के इलेक्ट्रिक ने उनको जुर्माना देना था, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन ये सारी चीज़ों पर एक बड़ी तहरीक चलेगी, और इसमें सियासी जमात अगर लीड ना लें तो वो लोग जो लोगों का दर्द रखते हैं, उसमें जेडीसी भी होगी, बिल्कुल सही, दीगर नौजवानों की, तालिब इल्मों की, गैर सरकारी तंजीमें भी होंगी, और मैं भी इनके साथ और लोगों के साथ खड़ा हूँगा। हम अभी मोबिलाइजेशन जगह पर देखा है जहाँ पर जो है लोग कोई एहतजाज मतलब प्रॉब्लम पे बात, इशू पे बात करें, तो हमेशा फारूक सत्तार साहब को मैंने देखा वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो या बड़ी सी बड़ी। प्रॉब्लम है ना, जो फारूक भाई बात बोल रहे हैं उस बात को समझें। छोटी लफ्ज़ खत्म हो चुका है। मैं जिस दौर में मैंने ग्रेजुएट किया तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था, या प्राइवेट नौकरी करो 30 साल, उसके बाद जब बूढ़े हो जाओगे अपने बच्चों के मोहताज होगे, बिल्कुल सही, वो दे दें दवाई के पैसे दे दें, कोई पेंशन नहीं, सरकारी नौकरी सोचना नहीं। कराची में पैदा हुए हूँ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी जो जिस माशरे में मैं रहता हूँ, वहाँ माँ बाप एक मखसूस एज के बाद दवाइयाँ चाहिए हो या खाना, बेटे के मोहताज हैं। एक महीना एक बेटा पालता है तो अगले महीने दूसरा बेटा पालता है, वो अपने बच्चों को पालेगा, माँ बाप को पालेगा। बहुत ज्यादा लोगों में नफरत, और मैं समझता हूँ जिस इनकलाब की तरफ जा रहा है मामला, ये बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, दूर नहीं है। और मतलब मैं हुकूमत वक्त की अखलास और ईमानदारी पर सवाल नहीं डाल रहा हूँ कि वो ऑनेस्टी होगी, इंटेग्रिटी होगी, सिंसियरिटी भी होगी, लेकिन जो गलतियाँ हुई, जो नातजुर्बेकारी की वजह से, कुछ नाअहली की वजह से और कुछ नालायकी की वजह से, तो उसके नतीजे में मुझे लग रहा है कि अब आवाम ये कहेंगे कि भाई वापस करो, पुराना पाकिस्तान वापस करो। तो ये मुझे लगता है कि ये नौबत आने वाली है। मैं दंग हूँ कि जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है वो जिंदा कैसे है। 15,000 रुपये तुम रेंट दे रहे हो फ्लैट का, 15,000 लोग तो 20-20 हज़ार में भी कैसे जिंदा है कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस कैसे दे रहे हो, तुम माँ बाप को कैसे दवाई दे रहे हो, तुम क्यों जिंदा हो? और फिर भी लोग बाहर नहीं निकलने, जिस दिन निकले ये बाहर नहीं, ये तो खुद निकले, कोई बाहर निकलने वाले बेच पाएगा।
नहीं अब अभी निकलेंगे ये किसी अभी तक पेशेंस दिखा मैं रहे हैं। आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऑफिस जब लोग आते हैं ना, कैंसर, बाप को कैंसर है, कीमोथेरेपी कराने में, बोल रहा हूँ यार आप तो अच्छे उलिये वाले हो। फिर जब वो रोना शुरू करते हैं, उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। कह रहे हैं मैं अपने बाप को 3.5 लाख का कोर्स करा ही नहीं सकता। ठीक है, मैं पेन किलर देता रहता हूँ। और ये मैं 99% मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनके वालिदैन को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनके बाप का कीमोथेरेपी उन्हें नहीं करा रहे हैं, वो मोहल्ले से पेन किलर लेते हैं। जो बाप 15 साल जी सकता है, या बेटा या बेटी, उसको 2 साल की दर्द की अजियत से और मरो और फारिग हो भाई। ये जुल्म हो रहा है, लेकिन एक हद है इसकी। कराची में तो फिर भी इतनी खैरात, फलाही बहुत ज्यादा काम हैं, तो लोगों को शायद उनके आंसू पहुंच जाते हैं। वो फिलंथ्रोपिस्ट, जो फिलंथ्रोपी कराची की है, वो कहते हैं कि अमेरिका के बाद अगर कहीं किसी मुल्क में फिलंथ्रोपी, खैरात है, फलाह व बहबूद के काम है, तो उसमें पाकिस्तान और कराची सरे फहरिस्त है। इसमें कोई शक नहीं। वो कई धारी तलवार से वैसे ही कराची वाले कट रहे हैं। कोटा सिस्टम हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, जॉब कराची के लिए नहीं चपरासी की जॉब नहीं थी कराची के लिए। हैदराबाद, सक्खर, हैदराबाद सक्खर के लिए भी नहीं। बहुत है। नहीं, अच्छा नाज़रीन से मैं कहूँगी कहेंगे और जो दही सिंध को भी मिल रही है, वो भी कोई आम सिंधी को नहीं मिल रही, हमारे सिंधी भाई को। वो भी वडेरों, जागीरदारों के जो उनके अजीज व क़ारिब हैं, उनके चेले चपाटे हैं, या वो भी नौकरियां बिकी हैं। 2-2.5 लाख नौकरियां गुज़िश्ता 8 सालों में, 5 सालों में बिकी हैं ये। तो ये हाल है। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या निकलेगा? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। भाई वीडियोस के अंदर जो मोबाइल स्नैचिंग सुबह लड़का करता है, उसकी वीडियो देखे ना, टाई लगाया हुआ है, अपर पहना हुआ, ऑफिस जा रहा है, चूंकि घर में अपने 2 महीने के बच्चे को रोता देख के आ रहा है, दूध के पीछे, भूख के पीछे, क्या तो उसकी नजर में फिर दुनिया कुछ नहीं है। वो सुबह मोबाइल चोरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, शाम में बेच सफर रहा की है। जो बातें हैं, इसको मैं समझता हूँ कि जो बजट की तकरीर होगी हफीज शेख की 2 दिन के बाद, उससे पहले नेशनल असेंबली की स्क्रीन पर ये सारी बातें जो जफर ने प्रैक्टिकली देखी हैं, खुद भुगती हैं, लोग रो रहे हैं। अगर ये इनकी पहले ये सारी बातें इस प्रोग्राम से भेजें आप इस्लामाबाद, हफीज शेख को भेजें, वो दिखाएं, और उसके बाद हफीज शेख तकरीर करें। मैं समझता हूँ कि फिर उसे अंदाजा होगा। हफीज शेख तो नीचे तक आएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और भी नहीं, शब्बर जैदी ठीक है। सर इनको आटे का रेट पता है? हाँ। इन लोगों को इनसे खाली पूछने आता है कितने रुपए किलो है। बिल्कुल ये दर्द है, ये जिल्लत है, मैं बता रहा हूँ। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, अगर सिर्फ अपने बच्चों को रूखी रोटी 3 टाइम खिलाता है, और घर में माँ बाप, बहन भाई, बच्चे हैं, 12 रोटी आ रही है, तो 240 रुपए की नाश्ते में रोटी आएगी, 240 रुपए की दिन के खाने में, 240 रात में, तो 700 रुपए का मतलब है 21,000 रुपए की रूखी रोटी खाएगा, बगैर अचार, बगैर प्याज, बगैर चटनी के। नहीं तो खुदकुशी कर ले, वो 100% खुदकुशी कर ले। दिन ब दिन अब ये है, ये एक खातून खाना, ये खातून खाना लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जिसका शौहर या कोई बेटा अगर क्या कमाता होगा, तो वो बावर्ची खाने का अगर बजट मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर मुल्क के बजट का फायदा क्या है? लोग तो ये पूछ रहे हैं ना, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। बड़ा अच्छी बात की आपने, है ना? कि जब बावर्ची खाने का जो है, तो ये जो कैलकुलेशन दी है, कैलकुलेशन तो खत्म हो गया ना। लेकिन हर आदमी जो कमाता था वो कहता था 60% बावर्ची खाना है, खत्म। भाई आपका 60% के इलेक्ट्रिक, उसके बाद आपका 30% आपका बावर्ची खाना, फिर जिस बाइक पे आप जाते हो जिसका पेट्रोल 100 लीटर हो गया है, जिस बस में आप जिल्लत सफर करते हो, 50 रुपए एक तरफ का लग रहा है, एक तरफ का आने का, तो 3000 तो ये हो गया। मतलब आदमी कैसे जिंदा है, मैं परेशान हूँ। अच्छा, मैंने भी काम की बातें की, लेकिन मैं अपनी वो क्लिप्स चलाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जफर की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, पता है ये नौजवानों की नुमाइंदगी है, ये ताज़ा हैं, तवाना है, और लोगों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, जो लोगों देखा रात भर दस्तरखान लगा के लोगों से मिल के, फिर दफ्तर में बैठकर पिसे हुए लोगों से मिलना रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर ये वाली क्लिप्स चलें नेशनल असेंबली में हफीज शेख की बजट स्पीच से पहले, फिर मैं मानता हूँ, देखता हूँ कैसा बजट पेश करते हैं। अच्छा, अब मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी, ईद का बेशक हमारे गेस्ट भी हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करें, जफर साहब को। आप लोगों की इसलिए ये बातें हो रही है कि आप लोगों के लिए हो रही है, कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक फितरी अमल है कि जब हम अपनी खुशियों की बातें करते हैं तो हम आप लोगों को, हम अपनी आवाम को नहीं बोलते। तो ये जो बंदे की बात निकलती है ना अंदर से, वो दिल से निकलती है। इस दौरान हमने गुफ्तगू में हम एक लेडी को भूल गए, वो बेचारी मुंह से सिर्फ देख रही है और यूं करिए, हमारे जो उस पर बैठे हुए कह रहे हैं यार वो भाभी से तो बात करवा दो। नहीं, मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ सारी चीजें, और मुझे खुद आप ये बताएं, बहुत एहसास है। बिल्कुल है एहसास, तो इसके बगैर तो जिंदगी नहीं है। नहीं, इन सब चीज़ों पे मैं भी इनसे डिस्कस करती रहती हूँ ना, कि अच्छा होना चाहिए हमारा। आप क्या सोचती हैं हमारे मुल्क का फ्यूचर? जब अभी यहाँ से इनसे ये पूछे थे,
आप क्या समझिए फ्यूचर क्या नजर आता है आपको अपने मुल्क में? फ्यूचर मुझे नज़र आता है कि अगर सही बात है कंट्रोल हो जाए इस महंगाई पे, और जो तो हमारे बेहतर जो है। लोग जो हमारे यहाँ मेड हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, जिनके इतना नहीं होता है मतलब मंथली इनकम, और वो आराम से एक हमारा बेसिक जो फूड होता है वो आराम से उनको मिल सकता है, वो खा सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ जो इतने क्राइम्स हैं ना उसमें भी कमी आ सकती है अगर ऐसा हो जाए। क्योंकि क्राइम्स इसीलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि लोगों के पास जो है बजट जैसे आउट हो बोला, गया। हाँ बजट सब अच्छा ये सर सही कह रही, लोअर जो लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास जैसे जॉब्स नहीं है लोगों के पास, जैसे मेड है, फ्रस्ट्रेटेड है लोग, बहुत मासिया काम कर जाते हैं, उनके लिए रेंट बढ़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो हमारे देखिए यहाँ बहन, लोग मैं फिर आते हैं ना। बताऊं, अब 20 रुपए का मासी जो है ना जी। अच्छा कमा रही है, वो 500 रुपए बर्तन धोने के ले रही है, 500 रुपए कपड़े धोने हाँ, के, ये 500 सही रुपए कह रहे हैं आटा आप। गूंदने के, 500 रुपए, तो मिला के 10 घरों से 20,000 कमा रही है। जो मिडिल तुम्हारी क्लास मासी है ना, भाग मिडिल जाएगी, क्लास, तुम्हारी मासी भाग जाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारे मिडिल यहाँ क्लास बहुत जो लोग है आते वो हैं। जो इस वक्त जिल्लत उठा रहा है पाकिस्तान में, कराची में। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं ना, इनके पास हमारे मैं आपको नहीं बता पास कुछ सकता, भाभी बहुत कर बुरे रहे हैं, देखिए हर जॉब एक के कर अपने रहे हैं। मसले हैं। इस वक्त तो मेहमान जो सरमायाकार भी है ना, सनतकार बड़ा बड़ा, उसको अपने हिसाब से उसके मुनाफे में जो कमी हो गई, नुकसान हुआ है, तो वो उसका रोना, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ वो उसका रोना रो रहा है। आपका जो कहना है ना बिल्कुल मैं देख रहा हूँ 110% मिडिल बिल्कुल क्लास ठीक आदमी है। भूखा Actually, सो रहा है। अगर मईशत देखिए सरमायाकारी नहीं होगी ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होनी चाहिए, जो बिजली तेल गैस के निर्ख Basic हैं हमारी उनमें चीजें कमी वो होनी बहुत चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो कुछ वो तो और बढ़ मईशत रहे हैं, वो तो चलेगी। कह रहे हैं बड़े फकड़ से कि हम इसको 200 रुपए लीटर पे ले जाएंगे, बस। और आवाम रेडी भरने के लिए। मैं ढूंढ रहा हूँ आवाम है कहाँ, हाँ। मुझे नजर नहीं फिर आ रहा। फिर आप हाथ झाड़ते रह जाएंगे, और डॉलर अभी तो आसमान पर है, फिर वहां से साथ में आसमान पे जाएगा। ये है आवाम कितना पेशेंस रखती है, आवाम- समझ नहीं आ रहा आवाम अब तक घर में लड़ाई होती है आप लोगों की आपस में? जाहिर है कि सर, ये- चेंज करें हम लोग, कितनी लड़ाई होती है? बस ज़ाहिर है महंगाई होगी, बजट- बेरोजगारी होगी, गुर्बत होगी, तो घर में भी लड़ाई आप होगी। घर में सैलरी देते हैं? सारा- नहीं, मुझे आज पता चले ना फारूक साहब क्या मैं तो करते खुद जॉब कर रही हूँ अब हैं। तो फिर। सर ये क्या हो गया? ये हालात हमारे भी हो हालात गए ऐसे हैं, हैं मिडिल कि- क्लास पॉलिटिक्स में तो ये होगा ना, अल्लाह का कि जब हमारी भी आमदनी एमएनई की ये वो होगी, तो फिर वाइफ को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट फिर करना होगा। मेड्स वगैरह जो होती है उन पे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाता है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी लेकिन होती है। आप भी जॉब करने लगे? कर रही है, जी, अच्छा जी, कर रही जी, है, जी। माशाल्लाह। मैं तो समझी थी शायद जमीनें कोई वमीनें होती हैं फारूक सरकार साहब ने, नहीं मैं तो सही बता देती, ये तो नहीं, मैं कुछ और समझी। सेठानी की तरह बैठ के ऑर्डर देती नहीं रहती है। नहीं मैं कुछ और समझ मेरी रही 6 थी। डेज जॉब ये बड़ी रानी। 6 डेज जॉब फारूक साहब मैं कुछ और सोच, मैंने कहा पता नहीं इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, पॉलिटिकल nothing. एक लाइफ है, बोले फैशन डिजाइनर हो भाई, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा। you मैं won't जमाने से इनको एफर्ट करते देख रही हूँ कि वहीं पर ही है। वहीं पे ही है। अब जॉब हो गई तो और ज़्यादा आपकी अच्छा बातों से मुझे उन्होंने कह दिया अच्छा ब्रेक मुझे उनकी इतनी ये ज़्यादा- थोड़ा बहुत मैं कुछ पैसे जमा कर लेता था, तो उसका भी हिसाब मुझे आज तक नहीं अच्छा मुझे ये लगा। बताती भी थी, कहती थी जब मैं उनसे कुछ कहती, कहते खुद ही करो जो कुछ करना है। मैंने कहा यार ये बंदे अरे के मैं क्या मदद कर सकता नहीं, ये इनकी वैसे अच्छी बात है इनकी कि कभी इन्होंने थोड़ा सा भी दिया हो, जब भी कभी दिया हो, लेकिन इन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा मुझसे कि तुमने ये कहाँ खर्च ये किया। खुद अभी हिसाब किताब दे रहे हैं। जी यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और इतने खूबसूरत गेस्ट और उनकी गुफ्तगू में मैं यकीन करो नजर ही नहीं आ रही। इधर से जफर साहब बोले, उधर से फारूक साहब। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे सिर्फ चले भाई, जफर। वो बेचारी नहीं, हुई। ऐसी कोई बात और जहाँ खवातीन हो वो मर्द बोल रहे हो, मैं तो सोचो मैं पड़ गई यहाँ पर देखिए ना। जरा। और जितनी एक्साइट इतने जब आए थे ना शुरू में, ये बैठे जफर भाई ऐसे आराम आराम से बात, और इनको देखते ही इनके अंदर एक स्पार्क सा आ गया। रियली आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं करी। अच्छा ये बताइए कि जो आप फैशन डिजाइनर भी है माशाल्लाह, इनकी तो जी, मिसेज जी। हैं ही हैं, वो तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी जी, है। ये ड्रेस भी आपने खुद डिजाइन किया, बहुत प्यारा लग रही है। अच्छा, थैंक यू। ये एक्चुअली पॉन्चो है, ओके, और जो कि ये शफून मटेरियल पे मैंने बनाया है। जबरदस्त डिसेंट सा कलर है और बड़ा हाँ, अट्रैक्टिव थोड़ा ये समर शेड आ जाता है ना समर पे। यूं करेंगे ना मैं बात नहीं कर पाऊंगी, अब कहीं कहीं जब इन्होंने कहा ये पहन रहे हैं, तो मैंने अपनी वार्डरोब में देखा क्या पहन, वरना मैं ऑफ वाइट से एक निकाला था, मैंने वो पहन ली थी। वही मैंने पहन कहा, लेती, क्या हो गया? अच्छा तो थोड़ा बहुत नहीं, इन्होंने जब मुझे कहा कि ईद शो है, तो मैं जरा ऐसा पहनना चाह ये रहा हूँ। मेरी नजर में इतनी प्यारी Yes. लग रही है, आपने इनकी तारीफ की है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब मिसेस मैं इनडायरेक्ट तारीफ करता हूँ। कौन सी वाली इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कौन सी, मतलब किसी और से कहेंगे आप सबको को आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। नहीं मैं करता हूँ ना कि भाई सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हाय, 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 वाह, वाह, वाह। वैसे एक बात है, मैं इतनी देर से सोच रही हूँ, अब याद आया आपसे। अब देखिए फिर वो खुद ब खुद देखेंगे टॉपिक। अब मेरा दिल करा कि इनके ऊपर एक अच्छा सा शेर सुना। ये तो कहीं नहीं कि फिर तो नहीं, एक और सुना, एक और सुना, एक और सुना, एक और सुना, एक और सुना। चले भाई, जो मैं कभी सुनाता था आप शाम को। अच्छा कभी मुझे भी शायद याद आ जाए, मेरी इतने मेमोरी प्यारे वापस अल्लाह आ पाक जाए। आप लोगों को नजर बद से बचाए, इतने प्यारे कपल हैं आप। चलो। थैंक यू सो नहीं, मच। आप भी देखो तो यही है ना सिंपल के भाई, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम
बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। बहुत कम देखते हैं, लेकिन जिन निगाहों सारा नजर और निगाहों, मैंने यही बात सब की कुछ तमाम है कर दोनों दिया। अशार में। गाना कभी गाया है, सिंगिंग की? नहीं और सुनाना भी नहीं? नहीं इस क्यों? वक्त बिल्कुल। देखिए ये मुस्कुराती सुबह है, तो क्यों किसी को रुलाएं हम। मेरे लिए गाना सुनाएंगे तो दूसरे नहीं, लोग नहीं, रोएंगे नहीं, आगे। हाँ, नहीं, ऐसा? हाँ, लगता नहीं, तो ऐसे नहीं, ही। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप इनके लिए कुछ शेर या सॉन्ग कुछ हाँ ये कर dedicate लें, ये जो सुनाएं? करना है। मैं तो ऑलवेज इनके लिए कोई डेडिकेट करके गाना सुनाती हूँ। वो एक ही गाना है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम गाया था। अच्छा, ये जब remember? गाना गाती हैं हम कहीं कानों में, जैसे मुंह पे बोरन उंगली कानों में तो नहीं आते? नहीं, मैं निकाल देती हूँ। अच्छा चल सुन मेरा गाना, ऐसा तो नहीं कर, चल सुनो मेरा गाना। सुनाए भाभी कुछ अच्छा सा इनके लिए स्पेशल। भाई ईद का हम एक एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त जफर भाई भी मौजूद हैं, तो जरा हो जाए भाभी, खूबसूरत सुनाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। ग्रेट सर, क्या गाना पूरा वो इसका हाँ लय में था। अच्छा सर, मैं क्या कहती हूँ, और मैंने कहा उसके शेर ऐसे परफेक्ट आपको उन्होंने फीलिंग्स, हाँ, उसमें कुछ और इस फीलिंग के अंदर कहते हैं ना कि खाने का ताल्लुक कुछ बेगम का, और कुछ कहते हैं ना, मुझे इसका बारे में नहीं कि ताल्लुक मैदे से है औरत का। हाँ, मतलब तो खाना भी तैयार हो गया, शेफ भी ले आए यूसुफ। शेफ ने भी आज बड़ी बड़ी कसम खुदा की जबरदस्त। प्याज के कंगन और प्याज की अंगूठियां ये स्पेशली आपको जहर भाई। अरे भैया, कंगन का जो उन्होंने कहा है ना, बड़े अच्छा है इन्होंने। देखें देखें ना ये कंगन। जबरदस्त। और छोटी एक प्लेट्स लाई ताकि की जरा सा भाई, ये तो खाने का भी दिल नहीं होगा, इसको ऐसे ही डेकोरेट और भाई इसे मैं अच्छा बनाया, आप एक्स्ट्रा ले लिए हो, एक्स्ट्रा हम ले लेंगे इसको यहाँ रहने। जबरदस्त। थैंक यू। क्या नाम है, हमारे दरमियान जो है इस वक्त यही रहेगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर बाद हमने केक आपके लिए, क्योंकि इन्होंने ईद जो रमज़ान लोगों के लिए एफर्ट के लिए किए हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम इनके लिए स्पेशल ईद मना रहे हैं। थैंक यू और इनको डेडिकेट, हेड्स ऑफ टू देम। बस यही बात कहने वाली थी। छोटी सी अपील की थी लोगों से कि हमने अपने बच्चों को जहाँ हज़ारों रुपए की शॉपिंग करा रहे हैं, एक 300 रुपए का सिला सिलाया सूट कोऑपरेटिव मार्केट से किसी गरीब के लिए दे दें। 70,000 से अबव सूट आए। और जिन लोगों ने 20-20 हज़ार सूट के ट्रक भेजे, उन्होंने कहा ये वीडियो नहीं आने चाहिए। हमने पूरी बस्तियों में घुमा दिए, 4-4 दिन में खाली हुए। देखें, ये पाकिस्तान की और कराची की खास तौर पर खुशकिस्मती है कि इस तरह की फिलंथ्रॉपी, इस तरह की फलाह खैरात और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते मतलब ये कहते हैं ना कि थाम गिरतों को हाथ बढ़ा, थाम गिरतों को हाथ बढ़ा, यूं खुदा से ताल्लुकात बढ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह वाह सर। ये शॉर्टकट है ना, अल्लाह से एक ताल्लुक कायम करने का, खल के खुदा की आप खिदमत यकीन करना। करें, जिन लोगों को कपड़े दिए, कस्में खा रहे हैं, हमने जिंदगी में ईद पे कभी नए कपड़े पहने ही नहीं थे। कस्में खा रहे हैं, हम बाजार जाएंगे और हम देख रहे हैं झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, लाइट नहीं है, टीन की छतें पड़ी हुई हैं। देखिए 6 दिन बाद अभी बिजली आ कितने रही है। ट्रस्ट है, JDC अब्दुल सत्तार एदी ट्रस्ट, बिल्कुल। उसका भी एक माशाल्लाह बड़ा नाम है। फिर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, उसने बहुत अच्छे काम किए। फिर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी करे। फिर आप SIUT के मॉडल को वहाँ ले जाएंगे, मेरे ख्याल में उसने भी कमाल किया। अरबों रुपए का दिल को आग पे गुर्दे का ऑपरेशन फ्री में कर चुका है, अरबों रुपए का। तो ये इस पुरआशोब दौर में अगर उम्मीद की कोई किरण है तो ये है। यही सारे लोग हैं। कायद-ए-आज़म की रियासत को फलाही रियासत बनाने के लिए इस तरह के इदारों ने और मुखैर हजरात ने तो अपना काम कर दिया है। इन्होंने एक बात कही है, अब टैक्स लेने वालों और टैक्स देने वालों को भी ईमानदारी से अगर अपना काम कर लें। इन्होंने कहा मुझे किसी चैनल पे मुझे ये कहना रिपीट कर अच्छा नहीं, लेकिन मुझे जफर भाई, मैंने कहा मेरा प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह का मेट्रो 1 का चैनल ऑलवेज हाजिर है। इन्होंने कहा मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा मैंने तो ईद ही आपके लिए मनाने के लिए हाँ, कहा, बहुत तो सही, जब मैं बहुत अच्छा ऑन एयर होंगी तो स्पेशल उस वक्त, क्योंकि बहुत बिजी अच्छा। बहुत थे और इन्होंने बच्चों के लिए ईद और ये वो उसमें, तो मैंने कहा नहीं, फारूक में रमजान में कॉलें आ रही थी चैनल से ना। अब बात ये, अगर हम पीक टाइम पे शहरी में चैनल पे बैठे, अल्लाह ने करे यहाँ कोई मसला हो जाए, जब इवेंट हो रहा हो तो सब बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, असल में तो मुसीबत आ जाए तो हम तो, मैं इसलिए माजरत सबसे
उसकी रिपोर्ट इनसे लेनी चाहिए। हाँ, अब बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए। लेकिन फिक्र नहीं करो, एक आध रमजान और गुजरेगा तो मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम्हारी टीम के पास टाइम नहीं होगा, और ऐसे तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे इंशाल्लाह मीडिया वाले। जो है ना कामरान यहाँ लेकर आओ हम लोगों की इनका ये केक जरूर। का है कटिंग सेरेमनी, और आप हमें अप्रिशिएट। आज मैंने भी अपने घर पे जाते एक मैसेज, एक केक कटिंग सेरेमनी रखी है। अच्छा। वो हमारी स्टूडेंट विंग APMSO की 41वीं एनिवर्सरी सालगिरह है, तो बहुत यूथ आ रहे हैं, तो मैं आपको भी दावत दूंगा, जफर को भी। 9 बजे। ओके डन। तो हम 9 बजे सब घर पे जाओ। हाँ मेरे घर पे, हाँ वहीं केक काटेंगे इंशाल्लाह। तो अगर जफर साहब आते हैं, ये इस शहर की एक वाइब्रेंट पोर्टेंट एक मोबिलाइजेशन थी जिसने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और एक अवामी सियासी तंजीम को भी जन्म दिया, MKM को। ये और बात है कि फिर उस MKM ने जहाँ बहुत अच्छे काम किए, वहीं उसमें काफी खराबियां और बिगाड़ भी आ गया। तो हम उस खराबी और बिगाड़ को निकाल के जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको याद करें, वो अच्छी हमारी मेमोरी। एक मिडिल क्लास को एम्पावर तो किया, असेंबलियों में और सेनेट में भेजा, तो मेरे ख्याल में इन चीजों को हमें हैरतअंगेज बात। पाकिस्तान जाते जाते मैं कहूंगी जफर साहब टाइम कम है, आप जाते छोटा सा मैसेज दें, फिर आप मैं तो बस इस यही प्रोग्राम की कहूंगा, तवज्जो से फारूक भाई यहाँ मौजूद हैं और मिडिल क्लास के मसाइल जानते हैं। ठीक है, गरीब की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मिडिल क्लास जो है वो इस वक्त बहुत रुसवा और जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है, उसके लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा। जबरदस्त। आप सर, आप जाते जाते मैं चाहूंगी आपका भी खूबसूरत सा मैसेज हो जाए। चूंकि ईद की मुनासबत से भी है ना ये, तो ईद भी इज्तिमाइयत का पैगाम देता है। बिल्कुल सही। इनफरादियत को हमें पीछे रखना है, ये कौमी एजेंडा वज़ा करना है। बिल्कुल सही। और यकजहती और इत्तेहाद से आम आदमी को हर शोबे में यकसा मौक़े फराहम करने हैं। तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की, ये हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल सही। और लोग भी अपने जैसे लोगों को आगे लाएं। और भाभी आप भी कुछ छोटा सा जी, मैं यही कहूँगी सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, मेट्रो चैनल को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। और मैं ये कहूँगी, एक मैसेज ये दूंगी कि जैसे हमारी जफ़र हैं यहाँ पे, जफ़र साहब हैं, इन लोगों को चाहिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो इनका हाथ थामें, और इनका हाथ थाम के जितनी भी इनकी हेल्प हो सकती है करें, क्योंकि ये इनकी हेल्प नहीं है, ये लोगों की हेल्प। क्या बात। आ जाए चले, लास्ट मोमेंट है और मैं चाहूंगी जफर भाई आप आ जाएं। देखिए आपके लिए हमने स्पेशल जो है मुस्कुराती सुबह ने एक खूबसूरत किया है। शेफ आप भी आ जाएं और आए आ जाए। कम फारूक भाई आप भी, अरे फारूक भाई आप दोनों मिलके, ठीक है, आप मेरी तरफ नहीं, आप बीच में तो आ जाएं पूरी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे लिए जबरदस्त। हाँ नहीं बस ओके जी, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर गई पटांग, जबरदस्त। और ये नहीं आप इनको खिलाएं, आप जो डिसाइड कर